अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। वो माह अगस्त की एक खौफज़दा और गर्म शाम थी। मैं अपने एक अजीज़ को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था, ताहम अभी तक फ़िज़ा में हिद्दत रची बसी थी। ये मैं बैरूनी फ़िज़ा की बात कर रहा हूँ, वरना मेरी कार के अंदर तो एयर कंडीशनर ऑन था, जिसके बायस अंदरूनी मौसम खासा खुनक और खुशगवार महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही शारा फैसल को अलविदा कहकर अपनी गाड़ी को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब मोड़ा, एक मंजर ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। मेरी साइड पर सड़क के किनारे दो अफराद एक दूसरे से पूरी तरह उलझे हुए थे और इनके नज़दीकी एक रिक्शा भी खड़ा था। इन दोनों में एक जवान था और दूसरा उम्र रसीदा। शायद मैं इन पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ जाता, लेकिन जवान शख्स की एक हरकत ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी को रिक्शा के नज़दीक रोका और बाहर निकल आया। इस दौरान में जवान शख्स ने बूढ़े शख्स को गिरेबान से पकड़ लिया था। इसे छोड़ दो, मैंने जवान की तरफ देखते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की उम्र का है, कुछ तो शर्म करो। मुझे बताओ कि मामला क्या है। बुड्ढे का दिमाग ख़राब हो गया है साहब, वो बदतमीज़ी से बोला। मैंने इसे कय्यूमाबाद से अपने रिक्शे में बिठाया और वो भी बहस मुबाहिसे के बाद इंतहाई कम किराया तय करके। यहाँ पहुंचकर मेरा रिक्शा ख़राब हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह रिक्शा स्टार्ट हो जाए, मगर मुझे इस मकसद में कामयाबी नहीं हुई। मजबूरन मैंने इसे अपने रिक्शे से उतार दिया। अब ये पागल मुझसे झगड़ा कर रहा है कि मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाओ, वरना मैं किराया नहीं दूंगा। एक तो पहले ही मैंने कम किराए पर इसे उठा लिया, ऊपर से ये फड्डा। आप बताएं, अगर रिक्शा ख़राब हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं कह भी रहा हूँ, बड़े साहब थोड़े कम दे दो, मगर ये 1 रुपया भी जेब से निकालने को तैयार नहीं। उसने अपने बयान के आखिरी हिस्से में मुझसे अपना कसूर पूछा था। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर, बल्कि संगीन कसूर यह है कि तुमने एक बुजुर्ग का गिरेबान पकड़ रखा है। पहले इनका गिरेबान छोड़ो, बाकी बातें बाद में होंगी। मेरी बात में कुछ ऐसा तासुर था कि रिक्शा ड्राइवर ने इस ज़ईफ़ शख्स का गिरेबान छोड़ दिया और उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने भी गाड़ी रखी हुई है। आप जानते हैं कि गाड़ी छोटी हो या बड़ी, सड़क पर चलने के लिए इसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है। मेरे घर में कोई तेल का कुआं नहीं खुदा हुआ जो मैं मुफ्त का पेट्रोल अपने रिक्शे में डालकर लोगों को कराची की सड़कों पर बगैर किराया वसूल किए घुमाता फिराता रहूं। अब आप ही इंसाफ करें, मैं इस बड़े मियाँ से किराया लेने का हक रखता हूं या नहीं। बेफिक्र हो जाओ और इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मैंने तसल्ली भरे लहजे में रिक्शे वाले से कहा। फिर इसके उम्र रसीदा पैसेंजर से पूछा, अंकल आपको जाना कहाँ है। तारिक रोड की मेन मार्केट में, उसने जवाब दिया। तारिक रोड यहाँ से चंद गज की दूरी पर है। रिक्शे वाला तिनक कर बोला, मैं कह भी रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पैदल मार्च कर लें, मगर मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही। तुम बिल्कुल खामोश खड़े रहो, मैंने रिक्शे वाले को डांट पिलाई। मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अब मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगा। हज़रत, आपका नाम क्या है, मैंने उम्र रसीदा शख्स से पूछा। उसने जवाब दिया, औरंगज़ेब। आप दोनों के बीच तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अगर मैं कोई सलाह दूं तो क्या आपके लिए मेरा फ़ैसला काबिल कबूल होगा। इस शख्स ने उलझन ज़दा परेशान नज़र से मुझे देखा और फिर एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, शक्ल से तो आप समझदार और भले मानस दिखाई देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कोई अच्छा फ़ैसला ही करेंगे। मतलब आप मेरे फ़ैसले पर साथ करेंगे। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। उसने उस बात में गर्दन हिला दी। औरंगज़ेब साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने रिक्शे वाले से जो भी किराया तय किया था वो इसे दे दें। लम्हाती हिचकिचाहट के बाद उसने मेरी तजवीज़ पर अमल कर डाला। जब रिक्शा ड्राइवर किराए की रकम को अपनी जेब में रख रहा था तो मैंने उससे इस्तफसार किया, तुम मेरे इस फैसले से खुश हो। जी साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब।
तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, मैंने रक्षा ड्राइवर से कहा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके वहाँ से रुखसत हो गया। औरंगजेब की उम्र 65 से ज़्यादा थी। वो दरमियाने कद का मालिक एक मुतनासिबुल बदन शख्स था। उसके सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने हल्की फुल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी। रक्षे वाले के जाने के बाद उसने कतरे तल्ख लहजे में मुझसे पूछा, क्या आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है? अगर आपको मेरा फैसला दुरुस्त महसूस नहीं हो रहा था तो आप किराया अदा करने से पहले एतराज़ करते। मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, मेरी दानिश में तो ये एक 16 आने सही फैसला है। क्या आपने एक लम्हे के लिए भी ये सोचने की ज़हमत महसूस की कि मैं यहाँ से मेन मार्केट तक कैसे जाऊँगा? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। ये पॉइंट मेरे जहन में था, तो फिर इस पॉइंट को अपने जहन से बाहर निकालें। वो खफकी आमेज अंदाज में बोला, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचूँगा। मेरी कार में, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपको आपकी मंजिल पर ड्रॉप करके आगे बढ़ जाऊँगा। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, बस तौसीफी नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, आए मेरे साथ। वो एहसान मंदाना कदमों से चलते हुए चुपचाप मेरी कार में आ बैठा। मैंने कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, औरंगज़ेब साहब, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त कय्यूमाबाद से तारिक रोड क्या करने जा रहे हैं? एक बात का तो मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि आप शॉपिंग की गश्त से तो घर से नहीं निकले। आपने किस बिना पर यह अंदाज़ा कायम किया है? वो चौंके हुए अंदाज में बोला, नंबर 1, आपके चेहरे पर इस वक्त तफक्कुरात ने पड़ाव डाल रखा है। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए कहा। नंबर 2, आपके साथ कोई लेडी या लेडीज़ नहीं हैं। ये दोनों ऐसी अलामात हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपने शॉपिंग के ख्याल से इधर का रुख किया है। तारिक रोड से शॉपिंग करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने हमरा किसी लेडी को भी ले आएं, लेकिन ये बात भी है कि इस मार्केट में ख़वातीन का रश ज़्यादा दिखाई देता है। फिर औरंगज़ेब उम्र के जिस हिस्से में था वहाँ भी इस वक्त इसकी शॉपिंग के इम्कानात न होने के बराबर थे। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, अगर इस खबीस से मिलना ज़रूरी ना होता तो मैं इस वक्त कतन अपने घर से ना निकलता। आप किस खबीस की बात कर रहे हैं औरंगज़ेब साहब? मैंने उसके मामलात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बासित चौहान, उसने जवाब दिया। बासित चौहान कौन है? मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा। और इस शख्स से मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? ये बदबख्त मेरे बेटे का वकील है, वो ज़हरखंद लहजे में बताने लगा। तारिक रोड की कमर्शियल मार्केट में उसने अपना ऑफिस बना रखा है, जहाँ वो दिन ढलने के बाद ही मिलता है। बासित चौहान का नाम सुनकर मेरे जहन में सुर्ख बत्ती सी जल उठी थी। फिर जब औरंगज़ेब की ज़बानी पता चला कि मर्द मज़कूर एक वकील है तो मैं एकदम रेड अलर्ट हो गया, क्योंकि मैं बासित चौहान को बड़ी अच्छी तरह जानता था। इस वकील की साख बहुत ख़राब थी। कहीं आप इस वकील की बात तो नहीं कर रहे, जिसका कद बहुत छोटा है और उसने बिच्छू मार का मूछें रखी हुई हैं? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सवाल किया। जी बिल्कुल वही, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। क्या आप बासित चौहान को जानते हैं? उसने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। किसी हद तक, मैंने सूरत हाल को बड़ी सफाई से संभालते हुए कहा। कुछ अर्सा पहले मैंने किसी अखबार में उसके बारे में खबर पढ़ी थी, जो उसके किसी क्लाइंट से शदीद झगड़े से मुतालिक थी। इस खबर के साथ बासित चौहान की तस्वीर भी छपी हुई थी। बस मुझे उसका हुलिया और नाम याद रह गया। अभी आपने जिक्र किया तो वो खबर मेरे जहन में ताज़ा हो गई। बस इतनी सी बात है। वो बहुत ही नामुराद वकील है जनाब, औरंगज़ेब ने तल्खी भरे अंदाज में कहा। पिछले 5 माह से मेरे बेटे का केस उसके पास है, लेकिन ये कमबख्त अभी तक शाहज़ेब की ज़मानत तक नहीं करा सका। मेरा बेटा जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी में है। हर तारीख पर किसी कार्रवाई किए बगैर अगली तारीख मिल जाती है, और पिछले 5 माह से यही होता चला आ रहा है। अब तो मुझे शक सा होने लगा है। कैसा शक? मैंने अपनी कार को लिबर्टी चौक से सेंट्रल कमर्शियल एरिया की मार्केट की जानिब मोड़ते हुए पूछा। या तो बासित चौहान इंतहाई नालायक और निकम्मा वकील है, वो खासे तुर्श लहजे में बोला, ये केस इसके बस का काम नहीं है, और या फिर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, या फिर वो मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया है और मुझे हर दफ़ा तसल्ली दिलासे की एक नई टोपी पहनाकर चलता कर देता है। यही वजह है कि अभी तक 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस केस में कोई पेशरफ्त देखने में नहीं आई। मुझे तो लगता है कि आपके दोनों ही ख्यालात दुरुस्त हैं।
मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो बिच्छू मार का मूंछों वाला वकील इंतहाई नालायक होने के अलावा नाकाबिले एतबार भी है। इस बात का अगलब इम्कान है कि वो फरीक मुखालिफ की गोद में जा बैठा हो। आज मैं इससे फाइनल मीटिंग करने जा रहा हूँ। वो खिड़की से बाहर का जायजा लेते हुए मुस्तहकम अंदाज में बोला, यहाँ गाड़ी रोक दें। उसने एक 3 मंजिला इमारत की जानिब इशारा करते हुए कहा। बासित चौहान का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। अगर आज भी इसने मुझे कोई मीठी गोली खिलाने की कोशिश की तो फिर ये मुलाकात आखिरी साबित होगी। फीस और अदालती अखराजात के नाम पर मैं जो रकम इसे दे चुका हूँ, मेरे ख्याल में इस पर फातिहा पढ़ लेने ही में बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रहे हैं औरंगजेब साहब। मैंने उसके मतलूबा मकाम पर गाड़ी रोकते हुए संजीदा लहजे में कहा। मेरी कार को छोड़ने से पहले औरंगजेब ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, क्या आपकी नज़र में कोई तजुर्बेकार और काबिल भरोसा वकील हैं? हाँ हैं तो एक वकील साहब, मैंने अपनी अदाकारी में कुदरती रंग भरते हुए कहा और फिर पूछा, आपके बेटे पर किस किस्म का केस बना हुआ है? शाहजेब को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, उसने बताया। आपके बेटे पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है? मैंने इसे कुरेदा और ये कब का वाक़या है? शाहजेब की गिरफ्तारी 20 मार्च को अमल में आई थी, उसने जवाब दिया, और उस पर सहरिश नामी एक खातून को कत्ल करने का मुकदमा बनाया गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये मुकदमा किसी गहरी साजिश का नतीजा है। मेरा बेटा हरगिज़ कातिल नहीं हो सकता। मकतूल सहरिश का आपके बेटे से क्या ताल्लुक़ था? मैंने पूछा। आपका बेटा इस खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में क्यों धर लिया गया? शाहजेब एयर कंडीशनर का बहुत अच्छा कारीगर है, उसने बताया। वो सहरिश का एसी ठीक करने उसके घर गया था। वहाँ अपना काम ख़त्म करने के बाद वो वापस दुकान पर आ गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस उसकी दुकान पर पहुंची और उसे सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। ठीक है जनाब, आप जाकर बासित चौहान से फाइनल मीटिंग करें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अल्लाह कोई राह आपके लिए ज़रूर निकालेगा। आपने किसी वकील साहब का जिक्र किया था, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोलकर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। ओह हाँ, मैंने चौंकने की अदाकारी की और फिर अपने बटुए के अंदर से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अगर बिच्छू मार का वकील से कोई माकूल बात ना बन पाए तो आप किसी भी वर्किंग डे में दोपहर 3 से रात 8 बजे के दरमियान इन साहब से मुलाकात कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका काम तसल्लीबख्श तरीके से हो जाएगा। मिर्ज़ा अमजद बेग, उसने विजिटिंग कार्ड पर निगाह डालते हुए ज़ेरे लब दोहराया और मेरा शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गया। मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। बासित चौहान जैसे अफराद हर शोबा ज़िंदगी में पाए जाते हैं। मेरी नज़र में ऐसे लोग अपने पेशे और इससे मुताल्लिक़ दीगर लोगों के लिए एक नासूर की हैसियत के हामिल होते हैं। इनका सारा कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ जर्ब ज़बानी का रहीन मिन्नत होता है। ये बड़े ही एतमाद के साथ अपने क्लाइंट से झूठ बोलते हैं, इसे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और अपनी बातों के जोर पर कामयाबी को क्लाइंट के कदमों में ला पटकते हैं। लेकिन इनका ये खेल ज़्यादा अरसे तक जारी नहीं रहता। बाज़ क्लाइंट मायूस होकर और बाज़ लड़ाई झगड़ा करके इनके चुंगल से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें क्लाइंट के जाने का ज़रा मलाल नहीं होता, क्योंकि ये अपनी दरोगोई की तुफैल इसे लीमू की तरह निचोड़ चुके होते हैं। अगले रोज़ सेपहर में औरंगजेब मेरे ऑफिस में मौजूद था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बेसाख्ता बोल उठा, आप यहाँ भी? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, हज़रत, मुझे अपने ऑफिस में नहीं तो फिर कहाँ होना चाहिए? ओह, तो आप ही मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं? वो जोश भरे लहजे में बोला। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। फिर रस्मी अलेक सलेक के बाद मैं शाहजेब के मौजू पर आ गया। आइंदा 1 घंटे में औरंगजेब ने मुझे जो मालूमात दी, इसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासे में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। ये भी बताता चलूँ कि इनमें से कई एक मालूमात मैंने बादशाह इधर उधर से कोशिश करके हासिल की थी। मुझे ये बता देने में भी कोई यार नहीं कि मैंने चंद बातें दानिश साहब से छुपा भी ली हैं, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के बीचों बीच मुनासिब मकामात पर किया जाएगा, ताकि कहानी में तजस्सुस का अंसर कायम रहे। जैसा कि आप जान चुके हैं, शाहजेब को सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया था।
عدالتی اور قانونی زبان میں شاہ زیب ملزم اور سہرش مقتولہ تھی۔ یہ اس کیس کے دو بنیادی کردار تھے، لہٰذا ان کا مختصر تعارف کرانا بے حد ضروری ہے۔ شاہ زیب پیشے کے اعتبار سے ایک اے سی مکینک تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے تھے اور یہ دونوں بیٹیاں تھیں، 9 سال کی فوزیہ اور 7 سال کی نادیہ۔ اس کی بیوی کا نام نصرت تھا۔ نصرت 38 سال کی تھی اور شاہ زیب سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ شاہ زیب کی والدہ بلقیس بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ باپ اورنگ زیب باقید حیات تھا۔ یہ تمام افراد قیوم آباد کے علاقے میں 80 گز کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھے۔ شاہ زیب کی دکان بھی قیوم آباد ہی میں تھی اور اب یہی شاہ زیب قتل کے الزام میں جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچا ہوا تھا۔ مقتولہ سہرش کی عمر 45 سال تھی۔ اس ڈھلتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی وہ چاروں خانے فٹ تھی۔ وہ کہیں سے بھی 25 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا شمار خوبصورت اور پرکشش عورتوں میں ہوتا تھا۔ اس کی رہائش ساحل سمندر پر واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا شوہر کے.ڈی خان ہفتے میں ایک رات اس کے پاس گزار کر طلوع آفتاب سے پہلے رخصت ہو جاتا تھا۔ وہ کے.ڈی خان یعنی کہ خلقداد خان کی دوسری بیوی تھی۔ کے.ڈی خان کی زوجہ اول نرگس اپنے شوہر کے ساتھ اس کارنامے سے واقف نہیں تھی۔ کے.ڈی خان نے اپنی دوسری شادی کو نرگس سے چھپا رکھا تھا۔ وہ نرگس سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، کیونکہ اس کی تمام تر شان و شوکت، عیش و عشرت، کروڑوں کا بزنس، سب کچھ نرگس کے کرم سے تھا۔ نرگس کلفٹن کے علاقے میں بوٹ بیسن کے نزدیک 1000 گز کے عالیشان بنگلے میں رہتی تھی۔ نرگس سے شادی سے قبل کے.ڈی خان کچھ بھی نہیں تھا۔ نرگس نے اسے فرش سے اٹھا کر کامیابی کے عرش تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ اس شہر کا بلکہ ملک کا ایک نمایاں بزنس مین تھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بڑے دھڑلے سے چلا رہا تھا۔ کے.ڈی خان اپنے گھر، رہائش، زوجہ اول اور آفس کے اے.سی وغیرہ کا سارا کام شاہ زیب ہی سے کرایا کرتا تھا۔ وہ شاہ زیب پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ شاہ زیب اس کے لیے فیملی الیکٹریشین کی حیثیت رکھتا تھا۔ 20 مارچ کی صبح شاہ زیب نے ابھی دکان کھولی ہی تھی کہ کے.ڈی خان کا فون آ گیا۔ اس وقت 10:04 ہوئے تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد کے.ڈی خان نے سے پوچھا، کیا آپ دوپہر سے پہلے تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہو؟ سر، آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، شاہ زیب نے بادب ہو کر کہا۔ آپ حکم کریں۔ ایک اے.سی کچھ پرابلم کر رہا ہے، کے.ڈی خان نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اسے چیک کرنا ہے۔ ڈرین پائپ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پانی پائپ کی طرف جانے کے بجائے ریٹرن مار رہا ہے اور اے.سی کے راستے کمرے کے اندر گر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اے.سی پراپر کولنگ بھی نہیں کر رہا۔ کیا مجھے آپ کے بنگلے پر آنا ہوگا؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ نہیں، کے.ڈی خان نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آفس کا کوئی اے.سی مسئلہ کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کے.ڈی خان بول پڑا۔ نہ گھر نہ آفس، یہ میری ایک عزیزہ کا اے.سی ہے جو ساحل سمندر کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد کے.ڈی خان نے شاہ زیب کو سہرش والے اپارٹمنٹ کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا۔ گزشتہ شب اس نے سہرش کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ الصبح وہ اس سے وعدہ کر گیا تھا کہ اے.سی والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ دوپہر سے پہلے شاہ زیب نامی ایک اے.سی مکینک کو اپارٹمنٹ پر بھیج دے گا۔ اس وقت وہ اپنے بنگلے سے شاہ زیب کو فون کر رہا تھا۔ اس کی بھاری بھرکم بیوی نرگس شاول لے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا سر، شاہ زیب نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں 11 بجے تک سہرش صاحبہ کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ کے.ڈی خان نے بے فکری سے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا۔ شاہ زیب کی دکان میں اس کے 2 اسسٹنٹ لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ اس نے دکان ان کے سپرد کی اور اپنے ٹول کٹ اٹھا کر سہرش کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نوعیت کی سروس کے لیے اس نے ایک بائک بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ موٹر سائیکل اگرچہ خاصی پرانی تھی، تاہم وہ بڑی وفاداری سے اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ سہرش کے اے.سی کے ڈرین پائپ کا مسئلہ اس نے 15-20 منٹ میں حل کر دیا۔ کولنگ کے حوالے سے اس نے سہرش کو ماہرانہ مشورہ دیا اور لگ بھگ آدھا گھنٹہ سہرش کے اپارٹمنٹ پر گزارنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے معمول کے کام میں لگ گیا۔ وہ اچھی ساکھ کا مالک، ایک دیانتدار اے.سی مکینک تھا، اس لیے اس کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کے.ڈی خان سال ہر سال سے اس کی خدمات سے استفادہ کر رہا تھا۔ کم و بیش 3 بجے سے پہر 3 پولیس والے اس کی دکان پر پہنچے۔
इनमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल थे। फिर वो सरकारी एहलकार आनन फानन में शाहजेब को सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अगले रोज़ पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। औरंगजेब ने भाग दौड़ करके बर वक्त बेटे के लिए वकील का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन अपनी बदकिस्मती और वक्त की सितम ज़रीफ़ी के बाइस वो बासित चौहान के हत्थे चढ़ गया था। चौहान ने पिछले 5 माह में जिस भाई की वकालत फरमाई थी वो आपके सामने है। खैर, अब शाहजेब का केस मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सहरिश की मौत 20 मार्च की दोपहर 11 और 1 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। किसी तेज़धार शय से उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने जाए वक़ुआ से आला कत्ल भी बरामद कर लिया था। वो एक पाइप काटने वाला कटर था। मज़कूरा कटर पर सहरिश के खून के आसार पाए गए थे। इसी रिपोर्ट में ये भी दर्ज था कि सहरिश के सर के अकबी हिस्से में कारी ज़र्ब का निशान भी देखा गया था और इस अमर का इम्कान ज़ाहिर किया गया था कि कातिल ने पहले किसी आहनी शय से मकतूला के सर के अकबी हिस्से पर वार किया, जिसके नतीजे में मकतूला दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई। इसके बाद कातिल ने मकतूला का नरखरा काट डाला था। सहरिश की हसरतनाक मौत के साथ ही अपार्टमेंट में डकैती भी मारी गई थी। कातिल सहरिश को फना के घाट उतारने के बाद वहां से कीमती तलाई जेवरात और अच्छी खासी नकदी भी ले उड़ा था। जाए वारदात यानी कि सहरिश के अपार्टमेंट पर शाहजेब की आमद-ओ-जामद के ऐनी शाहिदीन पुलिस को मिल गए थे। अलावा इसी आला कत्ल यानी कि पाइप काटने वाला वो कटर भी शाहजेब की टूल किट का एक औजार समझकर उस पर कत्ल और डकैती का एक मजबूत केस बना दिया गया था। अगली पेशी में चूँकि काफ़ी दिन थे, इसलिए मैं एक रोज़ जेल जाकर शाहजेब से भी मिल आया। ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी थी कि मुझे वकालतनामे और दीगर कानूनी कागजात पर इसके दस्तखत भी लेना थे। शाहजेब की उम्र 40 के आसपास थी। वो सांवले रंग का मालिक एक दरमियाने कद का शख्स था। उसके सर के बालों में हल्के घूंघट भी मौजूद थे। वो एक खुशशक्ल इंसान था, ताहम इस वक्त वो खासा बेसार और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। अब मैं तुम्हारा वकील हूँ। और वो चौहान साहब, उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। बासित चौहान को भूल जाओ, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुम्हारे वालिद साहब ने नाकिस कारकर्दगी पर इसकी छुट्टी कर दी है। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये अच्छा ही हुआ। मुझे भी वो बंदा वकील से ज़्यादा एक नौसरबाज लगता था। पिछले 5 माह में जो बीती इसे भूल जाएं। मैंने अपना वकालतनामा और दीगर ज़रूरी कागजात उसके सामने रखते हुए बाज़ मकामात की निशानदही करने के बाद कहा, यहाँ दस्तखत कर दें। बासित चौहान से निजात हासिल करने वाला ये ऐसी मैकेनिक शाहजेब एक तालीम याफ्ता शख्स था। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि उसने इंटर साइंस कर रखा था और एसी के काम का वो बाकायदा डिप्लोमा होल्डर था। उसने मेरे हस्बे मंशा तमाम कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए तो मैंने इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अब आप मुझे बताएं कि वक़ुआ के रोज़ सहरिश के अपार्टमेंट पर क्या हुआ था। जब तक मैं इस अपार्टमेंट में मौजूद रहा था उस वक्त तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके नतीजे में मुझे जेल में डाल दिया जाता। वो खासे जहरीले लहजे में बोला। मैं अपना काम मुकम्मल करके नॉर्मल अंदाज में वहाँ से चला आया था। इसके बाद इस अपार्टमेंट पर क्या हालात पेश आए इनसे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वकील साहब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं शाहजेब, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। अगर तुम बेगुनाह हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारा एक बाल तक पीका नहीं होने दूंगा। अगर मगर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वकील साहब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। ये एक ठोस हकीकत है कि किसी गहरी साजिश के तहत मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैं सहरिश की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी शुबा होता कि आप कत्ल की इस वारदात में मुलविस हो तो मैं किसी भी कीमत पर इस केस में हाथ न डालता, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं चोरों, उचक्कों, डाकुओं, कातिलों, दीगर जुराइम पेशा अफराद के मुकदमात नहीं लड़ा करता शाहजेब। तुम्हारे वालिद साहब की बिपता सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन सिर्फ मेरे यकीन कर लेने से मामला हल नहीं होगा। हमें अदालत के सामने तुम्हारी बेगुनाही को साबित भी करना होगा। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा,
और इस मकसद के हुसूल के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। आपको मुझसे किस किस्म का ताउन चाहिए वकील साहब? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं जो पूछूं इसका सीधा और खरा जवाब चाहिए, बाकी सारे मामलात में खुद संभाल लूँगा। उसने मुझसे राज़गोई का वादा किया और मैंने लगभग 15 मिनट तक शाहज़ेब के साथ सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखा। आखिर में मैंने इससे पूछा, क्या आप मकतूला को पहले से जानते थे? हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वक़ुआ के रोज़ मैंने इसे पहली बार देखा था और यकीनन आखिरी मर्तबा भी। क्या आप जानते हैं कि मकतूला का केडी खान के साथ क्या ताल्लुक़ था? मैंने इस्तफ़सार किया। खान साहब ने फ़ोन पर मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे इनकी किसी अज़ीज़ा का एसी चेक करने जाना है। शाहज़ेब ने बड़े एतमाद से बताया। वो अज़ीज़ा रिश्ते में इनकी क्या लगती थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही मैंने खान साहब से ये जानने की ज़रूरत महसूस की, लेकिन अब इस वाक़े को 5 माह से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। मैंने कहा, इस दौरान में यह हकीकत मंजर आम पर आ चुकी है कि मकतूला सहरिश के केडी खान की सेकंड वाइफ थी। उसने अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखा हुआ था। जी वाकई अब ये मामला खुल चुका है, और इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। खान साहब तो इस कोशिश में थे कि इनकी दूसरी शादी का राज फाश न हो, मगर सहरिश की बहन आलिया ने हक़ाइक़ की नकाबकुशाई कर दी है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि मकतूला सहरिश खान साहब की दूसरी बीवी थी। आप केडी खान को कितने अरसे से जानते हैं? मैंने अपने मुवक्किल शाहज़ेब से सवाल किया। तकरीबन 10 साल से, उसने जवाब दिया। इनके घर के एसी में कोई प्रॉब्लम हो या ऑफिस के किसी एसी का मसला, वो मुझ ही से रिजू करते हैं। इसका मतलब है कि आपका खान साहब के घर पर जाना होता रहता था। मेरा मतलब है कि इनकी पहली बीवी वाले बंगले पर। इस वाक़ये से पहले तक तो मैं खान साहब के एक ही घर से वाकिफ़ था वकील साहब, उसने बड़ी रसान से बताया। इनकी दूसरी शादी और दूसरे घर का इंकिशाफ तो बहुत बाद में हुआ है, और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो यस, इन्हें जब भी अपने घर के एसी का काम करवाना होता था मैं वहाँ जाता था। ऐसे मौक़े पर आपकी खान साहब की बीवी से भी मुलाकात तो होती होगी? मैंने इस्तफ़सार किया। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। नरगिस बाजी मुझे अच्छी तरह जानती हैं। और आप? मैंने सवालिया नज़र से शाहज़ेब की तरफ देखा। क्या आप भी मिसेस खान को अच्छी तरह जानते हैं? मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं कर सकता, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस नरगिस बाजी से जितनी बात हुई उतना ही जानता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप आखिर पूछना क्या चाहते हैं। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखों में उलझन नमूदार हो गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं समझाता हूँ। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि नरगिस कैसी औरत है। मैंने मिसेस खान के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। शाहज़ेब से मुलाकात से कबल मैंने भाग दौड़ करके नरगिस, केडी खान और मकतूला सहरिश के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली थीं, खुसूसन मकतूला के पहले शौहर अमजद अली के हवाले से। मुझे मकतूला की बहन आलिया से काफ़ी कुछ पता चला था। मकतूला सहरिश ने अपने शौहर अमजद अली से तलाक लेने के बाद केडी खान से शादी की थी। अमजद अली से मकतूला की 2 बेटियां थीं, समीना और नौरीन। समीना 22 साल की थी और शादीशुदा थी, जबकि नौरीन समीना से 2 साल छोटी थी। मकतूला की अमजद अली से तलाक और केडी खान से शादी वाले वाक़ये ने समीना और नौरीन को माँ की तरफ से बुरी तरह मुतनफ़्फ़र कर दिया था, और वो अपने बाप की हमदर्द और खैर खा थीं। सबसे दिलचस्प बात यह कि किसी ज़माने में अमजद अली केडी खान की ट्रेडिंग कंपनी में मुलाजिम हुआ करता था। वो खान ट्रेडिंग कंपनी के मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता रहा था। ये तमाम तर ख़यालात लम्हे भर में मेरे जहन से गुजरे। अगले ही लम्हे शाहज़ेब की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो मुझसे पूछ रहा था, मसलन आपने क्या सुन रखा है? यही कि वो खासी सख्त गिर और गुस्से की तेज़ हैं। मैंने बताया। उसने खान साहब को काफ़ी खींच कर रखा हुआ है। खान साहब उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये सारा मालो दौलत और कारोबार नरगिस का है। इसकी नज़र में केडी खान की वो हैसियत नहीं जो एक शौहर की बीवी की निगाह में होती है, वगैरह वगैरह। देखें वकील साहब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, काम के सिलसिले में मेरा अक्सर लोगों के घरों में जाना होता है, लेकिन मैं किसी के फैमिली मैटर्स में दिलचस्पी नहीं लेता।
मेरा यही रवैया खान साहब के मामले में भी है। नरगिस बाजी मेरे साथ तो ठीक तरह से पेश आती हैं, कभी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझसे कोई बदसलूकी नहीं की। हाँ, आपकी ये बात मुझे दुरुस्त नज़र आती है कि खान साहब अपनी बीवी के रोब में हैं। वो नरगिस बाजी के सामने खासे दबे दबे दिखाई देते हैं। ठीक हो गया, मैंने उसकी बात सुनने के बाद कहा। पुलिस ने चाय बकुआ से पाइप काटने वाला एक कटर भी बरामद किया है, जिस पर मकतूला सहरिश का खून पाया गया है। पुलिस का दावा है कि वो कटर तुम्हारी मिल्कियत है, जिसकी मदद से तुमने मकतूला का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जिस पाइप कटर को पुलिस ने आला कत्ल के तौर पर मुतारिफ कराया है, वैसा ही एक कटर मेरी टूल किट में भी मौजूद रहता है, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं बकुआ के रोज़ मकतूला के अपार्टमेंट पर उसके एसी का ड्रेन पाइप ठीक करने गया था और मैंने अपने कटर की मदद से एसी के प्लास्टिक वाले पाइप के एक हिस्से को काटा भी था। लेकिन पुलिस जिस कटर का जिक्र कर रही है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और न ही मैंने सहरिश की जान ली है। शाहजेब से होने वाली इस मुख्तसर सी मुलाकात ने मुझे मुतमईन कर दिया कि वो इस मामले में सरासर बेकसूर था। आइंदा पेशी में अभी कुछ दिन बाकी थे, लिहाजा मैंने लगे हाथों केडी खान के खानगी मामलात के हवाले से भी थोड़ी तहकीक कर डाली। खलकदाद खान अलमारूफ बे केडी खान एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसकी कामयाबी इस मुहावरे पर 16 आने पूरी उतरती थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। केडी खान का अपनी बीवी के सामने दब्बू बनकर रहना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जब नरगिस से इसकी शादी हुई तो माली लिहाज से वो ज़ीरो था। नरगिस की दौलत और ताल्लुकात ने उसे बिजनेस की दुनिया का हीरो बना दिया था। आज वो करोड़ों में खेलता था। उसकी खान ट्रेडिंग कंपनी का अपना एक नाम और साख थी, लेकिन घर हो या कारोबार, तमाम माली अमूर नरगिस ने अपने हाथ में रखे हुए थे। केडी खान ऐशो इशरत की शाहाना ज़िंदगी तो गुजार रहा था, मगर इस तमाम तर शान शौकत का ऑन ऑफ वाला बटन नरगिस की उंगली के नीचे रहता था। खान ट्रेडिंग कंपनी के 7 डायरेक्टर्स थे। खलकदाद खान, उसके 2 बेटे, उसकी 2 बेटियां और इसके दोनों दामाद और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर खुद नरगिस थीं। इस सल्तनत के इक़्तिदार और इख्तियार के तमाम मामलात उसने अपने हाथ में रखे हुए थे। इनके दोनों बेटे अभी तक गैर शादीशुदा थे, वरना जाहिर है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोनों बहुओं का नाम भी शामिल होता। नरगिस की ज़ात के हवाले से चंद बातें आम सुनने में आती थीं, मसलन ये कि वो सिगरेट नोशी करती थी। आज़ाद ख्याल आंटियों से उसके गहरे मरासिम थे। वो लोग अक्सर व बेशतर किटी पार्टीज़ का एहतमाम भी करती थी। इन किटी पार्टीज़ में मेनोशी भी शामिल थी। नरगिस एक सियारू और 80 मन की धोबन टाइप औरत थी, इंतहाई गुस्सेवर और बेबाक। उसके सामने केडी खान की रूह फना होती थी। इस नाजुक और हसास सिनेरियो में अगर केडी खान ने सहरिश से दूसरी शादी कर ली थी, चाहे वो खुफिया ही सही, तो यकीनन ये बड़ी बहादुरी और कमाल की बात थी। मेरे लिए इस फैमिली में दिलचस्पी का सिर्फ एक ही पहलू था और वो ये कि क्या नरगिस को केडी खान की दूसरी शादी का इल्म हो गया था और क्या वो जान चुकी थी कि उसकी सौतन सहरिश किस अपार्टमेंट में अकेली रहती है। इस केस को अदालत में लगे हुए यूं तो लगभग 14 माह होने को आ रहे थे, लेकिन आज ये इसकी पहली बाकायदा कार्रवाई थी और अब ये केस बासित चौहान का नहीं, मेरा था। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाने से पहले मायने खेज अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, तो इस केस की पैरवी अब आप करेंगे? यस योर ऑनर, मैंने मोतदिल लहजे में जवाब दिया। मुल्ज़िम का वालिद साबिक वकील साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था, लिहाजा उन्होंने वकील तब्दील कर दिया है। चलें देखते हैं, जज ने सरसरी अंदाज में कहा। इस तब्दीली से केस की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जज की बयान करदा फ़र्द जुर्म सुनकर मेरे मौक्किल और इस केस की मुल्ज़िम शाहजेब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। इस्तग़ासा की जानिब से 5 अहम और 2-3 गैर अहम गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी। ये अहम और गैर अहम मैंने अपने हिसाब से कहा है, वरना इस्तग़ासा की नज़र में तो इस केस का हर गवाह इंतहाई मोतबर और अहम था। कबल इसके कि पहला गवाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा होता, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए नहायती अदब से कहा, योर ऑनर,
अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो सबसे पहले मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने बिला ताख़ीर और बिला हीलो हुज्जत मुझे इजाज़त दे दी। ज़ेर समाअत केस का इंक्वायरी ऑफिसर एक सब इंस्पेक्टर राना इमदाद हुसैन था। राना इमदाद हुसैन दरमियाने कद और मजबूत जिस्म का मालिक एक अधेड़ उम्र सब इंस्पेक्टर था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब कायम किया। इमदाद हुसैन ने गामा पहलवान स्टाइल की दबंग सी मूछें रखी हुई थीं। राना साहब, मैंने चिरा का आगाज़ करते हुए कहा, माशाअल्लाह आपने मूछें तो बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं। मूछ तो मर्द की शान है वकील साहब, सेहतमंद मूछों को ताव देता हुआ बोला। जी बिल्कुल, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा। मर्द की शान का सामने वाले पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कमज़ोर दिल हजरात तो सहम कर रह जाते होंगे। कमज़ोर दिल का तो मुझे पता नहीं, वो तुर्की बोला। अलबत्ता जुराइम पेशा अफराद मुझे देखकर ज़रूर खौफज़दा रह जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने उसकी दुकान वाक़ई कय्यूमाबाद पहुँचे तो यह आपकी मूँछों पर नज़र पड़ते ही थर थर काँपने लगा होगा। मैंने आईओ की मूँछों को टारगेट बनाकर एक गहरी चोट की, है ना? वो खफगी आमेज़ लहजे में बोला। ये तो आप इसी से पूछ लें। ये सवाल मैं अपने मुवक्किल से ज़रूर करूँगा, मगर अभी नहीं। मैंने दानिस्ता तौर पर पुरस्कार अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो पूछे बिना न रह सका। फिर कब? इसके इस्तफसार में इज़्तिरार भरा हुआ था। मैंने मुतहम्मिल अंदाज में जवाब दिया, इस केस के इख्तिताम पर। अभी तो ये केस शुरू हुआ है। इसने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। राना साहब, मैंने शुगर कोटेड टेबलेट इसके हलक में रखते हुए कहा, आपने सुन रखा होगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये केस चूँकि काफ़ी देर से शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत में शुरू हुआ है, और जो चीज़ दुरुस्त क़िबले के रुख सही सिमत में पेशकदमी करे वो जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। आप पलक झपकेंगे तो ये केस ख़त्म भी हो चुका होगा। फिर तो ये कोई मुकदमा ना हुआ, वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। मलका बिल्किस का तख्त हो गया। मलका सबा, मोहतरमा बिल्किस खानम और इनके तख्त मौसम को आप फ़िलहाल अपने जहन के किसी वीरान गोशे में स्टोर कर लें। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मुझे बताएं कि मकतूला सहरिश को पेश आने वाले इस जानलेवा वाक़ये की इत्तला आपको किसने दी थी? जुनैद अली ने, उसने बताया। जुनैद अली? मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में ये नाम कहीं सुना या पढ़ा है। आपने इन साहब का नाम इस्तग़ासा की फ़हरिस्त में गवाहान में लिखा देखा और पढ़ा होगा। ओह हाँ, मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजानेपन की अदाकारी कर रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब। मैंने आईओ की तरफ देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। जुनैद अली इस्तग़ासा के एक मुअज़्ज़िज़ गवाह हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि जुनैद अली का मकतूला के साथ क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने किस हैसियत से इस वाक़ये की इत्तला पुलिस तक पहुँचाई? मेरे मासूमाना इस्तफसार से इंक्वायरी ऑफिसर बिल्कुल भी न समझ सका कि मैं इसे उल्लू बना रहा हूँ। उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, जुनैद अली मकतूला के बहनोई हैं। अच्छा, तो आप इन जुनैद अली की बात कर रहे हैं जो मकतूला की बहन आलिया के शौहर हैं? मैंने सादगी से कहा। खालिद बिन वलीद रोड पर इनका कारों का शोरूम है और रिहाइश भी उधर नज़दीक ही PECHS सोसाइटी के एक बंगले में है। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। आपने अच्छा खासा होमवर्क कर रखा है, तफ्तीशी अफसर तंजिया लहजे में बोला, और अनजान बनकर मुझसे खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही जुनैद अली हैं। मैं आपको खिलौना समझने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ राना साहब? मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। लिहाजा आपके साथ खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये फरमाएं कि आपको इस वाक़ये की इत्तला कितने बजे दी गई थी? पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक जुनैद अली ने 20 मार्च की दोपहर 1:30 पर थाने फ़ोन करके अपनी साली सहरिश के कत्ल की इत्तला दी थी। उसने बताया। आप जाए वक़ुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? कमोबेश 2 बजे। मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरे मुवक्किल को 20 मार्च की सपहर 3 बजे इसकी दुकान वाक़ई कय्यूमाबाद से गिरफ़्तार किया गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपकी इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो तस्दीकी लहजे में बोला। राना साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 बजे से 3 बजे के दरमियान आपको यकीन हो गया था
کہ मकतूला सहरिश की मौत का जिम्मेदार मेरा मुवक्किल और इस मुकदमे का मुलजिम शाहजेब है। जभी तो आपने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई माह बाद का रुख किया था। इस बात का अंदाज़ा तो चाय बकुआ पर पहुंचते ही हो गया था कि मकतूला को किस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया था। वो बड़े एतमाद से बोला। फिर जब इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार से मेरी बात हुई तो ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि मकतूला की मौत का जिम्मेदार कौन है। राना साहब, मैं आपके कंधों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालूंगा, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। जुनैद अली और अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार मुश्ताक का नाम इस तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद है। इनसे मुतालिक सवालात मैं इन्हीं से करूँगा। आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको चाय वकुआ पर पहुँचते ही मकतूला सहरिश की मौत के बारे में किस बात से अंदाज़ा हो गया था। वो मेज़ पर पड़े हुए आला कत्ल की तरफ इशारा करते हुए बड़े फ़ख्र से बोला, इससे। जज की मेज़ से थोड़े फासले पर एक निस्बतन छोटी चौबी मेज़ के ऊपर सेलोफिन बैग में महफूज वो खून आलूद कटर पड़ा हुआ था जो इस केस में आला कत्ल की हैसियत का हामिल था। मुबैना तौर पर इस कटर की मदद से मकतूला सहरिश का नरखरा काटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का गला काटने से पहले किसी वज़नी आहनी शय से उसके सर के अक़बी हिस्से पर वार किया गया था जिसके बायस वो त्योरा कर ज़मीन बोस हो गई थी। इसी बेहोशी की हालत में उसकी गर्दन पर कटर चलाया गया था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अगर मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हटकर कोई बात की हो तो आप मुझे टोक सकते हैं राना साहब। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है, वो गहरी संजीदगी से बोला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही सब बताती है। आपने चाय वकुआ से आला कत्ल यानी कि ये खून आलूद कटर हासिल कर लिया था। मैंने सवालिया नज़र से आयु की तरफ देखा, लेकिन आपके पेश करदा चालान के अंदर इस आहनी शय की दस्तयाबी का कोई तज़किरा नहीं जिसकी मदद से मकतूला की खोपड़ी के अक़बी हिस्से में एक कारी ज़रब लगाई गई थी। अगर वो शय चाय वारदात पर दस्तयाब हो जाती तो यकीनन इसका जिक्र भी किया जाता। वो तमस्खुराना अंदाज में मुझे तकते हुए बोला। मैंने इसके तमस्खुर का जवाब गहरे तन से दिया। तो आप इस अमर का एतराफ़ करते हैं कि आप इस आहनी चीज़ को ढूंढने में नाकाम रहे थे? जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आपके ख्याल में वो आहनी चीज़ क्या हो सकती है? कोई हथौड़ी वगैरह, उसने जवाब दिया। चलें, आपकी आसानी के लिए हम इस नामालूम आहनी शय का जिक्र गौर करके कटर पर आ जाते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, क्या आपको यकीन है कि इसी कटर से मकतूला का गला काटा गया था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। इस कटर की धार पर लगे हुए खून के लेबॉर्ट्री टेस्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि वो मकतूला ही का खून था। वो इस्तेज़ाई अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मालूम होता है कि आपने लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को तवज्जो से नहीं पढ़ा। मैंने शायद तमाम रिपोर्ट्स को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो से पढ़ डाला है, मैंने उसके तंज का जवाब देते हुए जारहाना अंदाज में कहा। इसीलिए मुझे वहाँ एक चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हुई है। किस चीज़ की कमी? वो चौंके हुए लहजे में बोला। फिंगर प्रिंट्स रिपोर्ट, मैंने सनसनाते हुए अंदाज में कहा। क्या आपने आला कत्ल पर से कातिल की उंगलियों के निशानात नहीं उठाए थे और गिरफ्तारी के बाद आपने मुलजिम के फिंगर प्रिंट से इसका मवाजना नहीं किया था? हमने आला कत्ल पर से फिंगर प्रिंट्स उठाने की कोशिश ज़रूर की थी जनाब, मगर हमें वहाँ पर किसी की उंगलियों के निशानात नहीं मिले थे, उसने जवाब दिया। तो गोया आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना चाह रहे हैं कि कातिल ने आला कत्ल को छुए बगैर किसी तिलिस्मी ताकत के ज़ेरे असर इस कटर को मकतूला के नरखरे पर आजमाया था और इस आजमाइश में वो 100% कामयाब भी रहा था। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के तंज के तीरों की बारिश करते हुए कहा। इसीलिए तो आला कत्ल पर कातिल की उंगलियों के निशानात सब नहीं हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, वो झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला। मैं भला इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला कहाँ था? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। तो फिर कैसा है? आप तो राई का पहाड़ बनाने पर तुले बैठे हैं, वो खफगी से बोला। वरना सीधी सी बात तो यह है कि मकतूला को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने इस कटर पर से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए होंगे। मैं राई का पहाड़ नहीं बना रहा राना साहब, बल्कि पहाड़ को राई में बदलकर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कातिल को
आला कत्ल पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ करना तो अच्छी तरह याद रहा, लेकिन वो अपने खिलाफ किए जाने वाले इतने बड़े सबूत यानी कि आला कत्ल को जाए वकुआ पर ही भूल गया। मैंने खासे कड़वे लहजे में कहा, लेकिन बावजूद कोशिश के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी संगीन गलती कातिल से क्यों कर सरजद हो गई। अगर मुजरिम गलती न करे तो फिर कानून के हत्थे कैसे चढ़ेगा? वो फलसफियाना अंदाज में बोला। आपने सुना होगा, ज़हीन से ज़हीन मुजरिम भी कहीं न कहीं अपने जुर्म का सुराग छोड़ जाता है, मतलब इससे गलती सरजद हो जाती है। राना साहब, मैं तो इत्तेफाक में बरकत है पर भी यकीन रखता हूँ, इसलिए मुजरिम की नफ्सियात और सहूलियात के हवाले से आपके फरमूदात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, ये बताएं कि जब आप जाए वकुआ पर पहुंचे तो आपने मकतूला को मुर्दा हालत में चित पड़े पाया या औंधे? वो चारों खाने चित पड़ी थी। उसने बड़े एतमाद से बताया। इसकी गर्दन नरखरे के मकाम पर से कटी हुई थी। कटे हुए गले में से खारिज होने वाले खून ने मकतूला के लिबास और कमरे के फर्श पर बिछे हुए कालीन को भी आलूदा कर दिया था, और यही खून आला कत्ल पर भी लगा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, मैंने तशक्कुराना अंदाज में कहा। जाते जाते ये भी बता दें कि आपने जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद मकतूला की लाश के फ़ोटो तो बनाए होंगे, और वो फ़ोटो इस केस के रिकॉर्ड में महफूज होंगे। बिल्कुल महफूज हैं वकील साहब, वो बड़े फ़ख्र से बोला और फिर चुपते हुए अंदाज में कहा, लगता है कि आपने इस केस के फ़ाइल को बड़े सरसरी अंदाज में स्टडी किया है। अगर आप तवज्जो से मुताला करते तो पुलिस के पेश करदा चालान में लाश की मुख्तलिफ तस्वीर आपको ज़रूर नज़र आ जाती। मैं मकतूला सहरिश की लाश की तस्वीर अखबारात में और केस फाइल में देख चुका था। मैंने एक ख़ास मकसद के तहत आईओ से ये सवाल किया था और अपना मकसद मैंने बखूबी हासिल कर लिया था। मैं मुर्दों से ज़्यादा जिंदा इंसानों की स्टडी में दिलचस्पी रखता हूँ राना साहब, मैंने आईओ ऑफिसर की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। लेकिन मैं आपकी तजवीज़ को भी रद्द नहीं कर सकता, लिहाजा आज मैं मुतालिका अदालती अमले से मकतूला की लाश की तस्वीर हासिल कर लूँगा और घर जाकर ज़रा फुर्सत से इनकी स्टडी करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो आप खुश हैं ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मानदाना नज़र से मुझे घूरता चला गया। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए मोतदिल लहजे में कहा, जनाब अली, फ़िलहाल मुझे आईओ साहब से कुछ नहीं पूछना, मगर आगे चलकर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इन्हें लाजमी ज़हमत दूंगा। इसके बाद इस्तगासा की तरफ से इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार को गवाही के लिए पेश किया गया। इसके बाद इस्तगासा की तरफ से इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार को गवाही के लिए पेश किया गया। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसने दरमियाने साइज़ की दाढ़ी रखी हुई थी। उसका नाम मुश्ताक अहमद था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया। वकील इस्तगासा लगभग 15 मिनट तक घुमा फिरा कर गवाह से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वकील इस्तगासा का तमाम तर जोर इस पॉइंट पर था कि जब मुल्ज़िम जाए वकुआ से रुखसत हुआ तो वो खत दर्जा घबराया हुआ नज़र आता था। मैं वकील इस्तगासा के मकसद को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए बग़ैर किसी मुदाखलत के चुपचाप अदालती कार्रवाई का जायज़ा लेता रहा। जब उसने अपना काम ख़त्म किया तो अपनी बारी पर मैं गवाह के पास चला गया और अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, मुश्ताक साहब, आपको इस बिल्डिंग में चौकीदारी करते कितना अरसा हुआ है? 14 साल, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या आप 24 घंटे के चौकीदार हैं? नहीं, मैं 12 घंटे ड्यूटी देता हूँ, उसने बताया। रात के लिए बिल्डिंग की यूनियन ने एक दूसरा चौकीदार रखा हुआ है जिसका नाम अमानत अली है। मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ, मेरा मतलब है कि इस बिल्डिंग पर ड्यूटी करता हूँ। इस केस के चालान के मुताबिक मकतूला सहरिश की लाश को सबसे पहले आपने देखा था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसलिए मैं आपसे जो भी सवाल करूं इसका बहुत सोच समझकर जवाब देना है। मैं आपकी हर बात का अच्छी तरह सोच समझकर ही जवाब दूंगा वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। कैसी वजाहत? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बात यह है जनाब कि यहाँ तक तो ठीक है कि सबसे पहले मैंने ही मकतूला की लाश को देखा था।
لیکن یہ ہولناک منظر دیکھنے والا میں اکیلا نہیں تھا۔ اس وقت میرے ساتھ انیلا باجی بھی تھیں۔ میں نے تنخواہ مقتولہ کے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اب کس انیلا باجی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتولہ سہرش 8ویں فلور پر جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اس کے سامنے والا اپارٹمنٹ طفیل صاحب کا ہے اور انیلا باجی طفیل صاحب کی بیوی ہیں۔ ان لوگوں کے 2 بچے ہیں، فیصل اور سندس۔ ٹھیک ہے، تم اکیلے مقتولہ کے اپارٹمنٹ میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مقتولہ کی سامنے والی پڑوسن بھی آپ کے ساتھ تھیں، لیکن معزز عدالت یہ جاننے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے کہ آپ کو مقتولہ کے اپارٹمنٹ کے اندر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں روزانہ 11 سے 12 بجے دوپہر تک پانی چلاتا ہوں، وہ بتانے لگا۔ ہر اپارٹمنٹ میں پانی اسٹور کرنے والی 2 ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک اپارٹمنٹ کے اندر کچن میں اور دوسری اپارٹمنٹ کے باہر دروازے کے پہلو میں تھوڑے فاصلے پر۔ میں معمول کے مطابق پورے 1 گھنٹے کے لیے پانی کھولتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کی ٹنکیاں آدھے گھنٹے میں اور بعض کی اس سے بھی پہلے بھر جاتی ہیں۔ اگر ٹنکیاں بالکل ہی خالی ہو چکی ہوں تو پونا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہر صورت میں تمام مکینوں کی دونوں ٹنکیاں بھر جاتی ہیں۔ میں ٹھیک 12 بجے پانی والی موٹر بند کر کے بلڈنگ کا ایک راؤنڈ لگاتا ہوں تاکہ اوور فلو کے بعد اگر کوئی مکین ٹنکی کا والو بند کرنا بھول گیا ہو تو میں اسے یاد دلا دوں۔ باہر لگی ٹنکی کا والو تو میں خود ہی بند کر دیتا ہوں، لیکن اگر اندر کچن والی ٹنکی اوور فلو ہو رہی ہو تو میں متعلقہ اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، وقوع کے روز جب میں بلاک 1 کے 8ویں فلور پر پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیسا عجیب منظر؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ مقتولہ کے اپارٹمنٹ کی بیرونی ٹنکی بڑے زور و شور سے اوور فلو ہو رہی تھی، اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ میں نے فوراً ٹنکی کا والو بند کر دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ پھر جب میں وہاں سے جانے لگا تو مجھے اپارٹمنٹ کے اندر بھی پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً کچن والی ٹنکی بھی بھر چکی تھی۔ میں نے مقتولہ کی ڈور بیل بجائی، لیکن اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ جب 2-3 بار گھنٹی بجانے کے بعد بھی مقتولہ نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے تشویش ہونے لگی اور میں نے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ میری اس دھواں دھار دستک کا اپارٹمنٹ کے اندر سے تو کوئی جواب نہیں آیا، البتہ سامنے والے اپارٹمنٹ سے انیلا باجی نکل آئیں۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ جب ہم دونوں کھلے ہوئے دروازے سے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئے تو تمام صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ مقتولہ سہرش اپنے اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں فرش پر مردہ پڑی تھی، اس کا گلا کٹا ہوا تھا اور وہاں سے بہنے والا خون اس کے لباس اور قالین پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد گواہ نے ایک جھرجھری لی اور پھر سراسیمہ لہجے میں بولا، میں نے ایسا ہولناک منظر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں مقتولہ کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نقطہ اعتراض اٹھایا، جناب عالی، اس تقاضا کے گواہ مشتاق احمد کے بیان کے مطابق مقتولہ کی لاش کو سب سے پہلے 2 افراد نے دیکھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے فرد یعنی کہ محترمہ انیلا صاحبہ کا نام اس تقاضا کے گواہوں کی فہرست میں موجود نہیں۔ کیا اس غفلت کے اسباب پر میرے فاضل دوست کچھ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کھکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، انیلا صاحبہ کو گواہوں کی فہرست میں شامل نہ کرنے کا کوئی خاص سبب نہیں ہے۔ ہمارے پاس چوکیدار مشتاق کی ایک بھرپور گواہی موجود تھی، لہٰذا زیادہ بھیڑ بھاڑ سے اجتناب برتتے ہوئے اور انیلا صاحبہ کی نجی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انہیں زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر ڈیفنس کونسلر اصرار کریں گے تو انیلا صاحبہ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ انیلا صاحبہ کی نجی مصروفیات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جج نے پوچھا۔ انیلا صاحبہ ایک گرامر اسکول میں پڑھاتی ہیں، وکیل استغاثہ نے بتایا۔ اسکول اور عدالت کی ٹائمنگ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ گواہی دینے عدالت میں آنے کے لیے انہیں اسکول سے چھٹی کرنا پڑے گی۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔
फिर मेरी जानिब देखते हुए बोला, मेरे फाजिल दोस्त, अगर आप कहेंगे तो मैं अनीला साहिबा को अदालत में लाने का बंदोबस्त कर दूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं, आपकी वजाहत काबिल कबूल है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर गवाह मुश्ताक की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुश्ताक साहब, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि मकतूला की लाश को देखकर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घबराहट में आपने सबसे पहला काम कौन सा किया था? मैंने नीचे जाकर जतोई साहब को फ़ोन किया था, उसने बताया। जतोई साहब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, ये कौन ज़ात शरीफ हैं और मौजूदा मामले से इनका क्या ताल्लुक़ है? एहसान जतोई साहब इस अपार्टमेंट के मालिक हैं जहां मकतूला रिहाइश पजीर थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मकतूला एहसान जतोई की किराएदार थी? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता वकील साहब, आप जो कुछ वसूख से कह सकते हैं वही बता दें। जैसा कि मैंने बताया, मज़कूरा अपार्टमेंट एहसान जतोई साहब की मिल्कियत है। वो वजाहत करते हुए बोला, मैं इस बिल्डिंग में 14 साल से चौकीदारी कर रहा हूँ। इस दौरान में मैंने कभी भी जतोई साहब को ये अपार्टमेंट किराए पर उठाते नहीं देखा। कभी कभार वो 2-2, 4-4 दिन के लिए खुद ही यहाँ रहने आ जाते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब बैरून शहर या बैरून मुल्क से इनके मेहमान आए हुए हों। वो अपने मेहमानों को होटल में ठहराना पसंद नहीं करते। अक्सर ये अपार्टमेंट महीनों तक खाली भी पड़ा रहता है। बीच में कभी कभी चंद माह के लिए ये आबाद भी हो जाता है। कुछ अरसे के लिए कोई फैमिली यहाँ रहने आ जाती है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि जतोई साहब ने ये अपार्टमेंट मकतूला को किराए पर दिया था या ऐसे ही रहने के लिए दिया था। मैं इस बिल्डिंग के मकीनों के साथ ही मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूँ। जनाब, आफाकी साहब ने हमें दोनों चौकीदारों को सख्ती से मना कर रखा है कि हम किसी भी मकीन से पर्सनल नहीं हों और जो भी मामला हो आफाकी साहब को ही बताना है। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि ये आफाकी साहब कौन हैं? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। जावेद आफाकी साहब बिल्डिंग की यूनियन के सदर हैं, उसने जवाब दिया। वो ब्लॉक बी के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इस बिल्डिंग के तमाम इंतज़ामी अमूर को वही देखते हैं। मकतूला सहरिश कितने अरसे पहले, मेरा मतलब है कि अपनी मौत से कितना अरसा पहले इस अपार्टमेंट में रहने आई थी? लगभग 6 माह पहले। मकतूला की मौत मार्च के महीने में हुई थी, मैंने कहा। 6 माह पहले का मतलब ये हुआ कि वो गुज़िश्ता साल सितंबर या अक्टूबर में यहाँ आई होगी। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो अक्टूबर में यहाँ शिफ्ट हुई थी। क्या वो अकेली ही यहाँ शिफ्ट हुई थी या उसकी फैमिली में और अफराद भी शामिल थे? सिर्फ मियाँ बीवी, उसने बताया। मकतूला का मियाँ हफ्ते में एक आध बार ही उससे मिलने आता था और रात गुजार कर अलग सुबह वापस चला जाता था। वो जब रात को आता तो मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जा चुका होता था और जब वो बिल्डिंग से रुखसत होता तो तब तक मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ होता था। इस शख्स के बारे में सारी खबरें मुझे रात की ड्यूटी वाले चौकीदार अमानत अली से मिलती थीं। मसलन किस किस्म की खबरें? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सवाल कर डाला। यही कि उसने मोतदिल अंदाज में बताया कि मकतूला के शौहर का नाम केडी खान था। वो जतोई साहब का दोस्त था, इसीलिए जतोई साहब ने उसे अपना अपार्टमेंट रहने के लिए दे रखा था, किराए पर या बस ऐसे ही। इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। केडी खान ने मकतूला से खुफिया शादी कर रखी थी और हफ्ते में एक रात वो उसके साथ गुजार कर अलग सुबह वापस चला जाता था। क्या आपको ये मालूम है कि वक़ुआ से पहले वाली रात भी केडी खान अपनी बीवी यानी कि मकतूला सहरिश के पास गया था? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, जब मैंने वक़ुआ के रोज़ ड्यूटी संभाली तो अमानत अली ने मुझे इस बारे में बताया था, उसने जवाब दिया। और अमानत अली ने यह भी कहा था कि केडी खान इसे बताकर गया है कि दिन में कोई मैकेनिक इनका एसी ठीक करने आएगा, लिहाजा इसे ऊपर जाने दिया जाए। और फिर जब एसी का मैकेनिक आया तो आपने इसे ऊपर जाने दिया? मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, ताकि वो मकतूला के एसी की खराबी को दूर कर सके। जी बिल्कुल, वो एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम शाहज़ेब की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैंने इसे अपार्टमेंट का नंबर और लिफ्ट का रास्ता समझाकर ऊपर जाने की इजाज़त दे दी थी। क्या आप बता सकते हैं कि मुलजिम मकतूला का एसी ठीक करने कितने बजे चाय वक़ुआ पर पहुंचा था?
मैंने अपनी चेहरा को समेटते हुए सवाल किया। यही कोई 11 बजे? और वो वापस कब गया था? लगभग 11:30 बजे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलजिम ने आधे घंटे के अंदर मकतूला के एसी की खराबी दूर कर दी थी? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसने मकतूला का एसी ठीक कर दिया था या नहीं, वो बेजारी से बोला, लेकिन इसके बिल्डिंग में आने और जाने का जो वक्त था वो मैंने आपको बता दिया है। मुश्ताक साहब, आपने वकील इस्तग़ासा के मुख्तलिफ सवालात के जवाब में मुत्तहिद बार मौसूद अदालत को ये बताने की कोशिश की है कि जब मुलजिम बिल्डिंग से रुखसत हो रहा था तो वो बहुत घबराया हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने जो देखा वही बयान किया है। वो बड़े एतमाद से बोला। जब ये आया तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब ये वापस जा रहा था तो इस पर अजीब तरह की घबराहट तारी थी। पहले तो इससे अपनी मोटरसाइकिल ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस कोशिश में एक बार तो मोटरसाइकिल इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर भी जा गिरी थी। बस जनाब, ज्यों तो करके इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गोया सर पर पाँव रखकर वहाँ से निकल भागा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैंने इस्तग़ासा की तामीर शुदा पुख्ता इमारत की एक दीवार में शिगाफ डालने की कोशिश करते हुए सरसराहट भरे लहजे में कहा कि मुलजिम ने मकतूला के अपार्टमेंट में कोई खून चका मंजर देख लिया हो, जिसकी दहशत से उसके औसान खता और हवास बेजा हो गए हों, जैसे कि आपके साथ भी हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था? वो चौंके हुए लहजे में बोला। आप फकुआ के रोज़ 12 बजकर चंद मिनट पर जब मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर अनीला साहिबा की मैयत में दाखिल हुए तो बेडरूम के फर्श पर मकतूला की खून आलूद लाश को देखकर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। थोड़ी देर पहले आप अपनी इस घबराहट का इकरार भी कर चुके हैं। मैंने इस्तग़ासा के गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, ऐन मुमकिन है कि मुलजिम भी इसी मंजर को देखकर दहशतज़दा हो गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सहरिश की मौत 20 मार्च की दोपहर 11 और 1 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन एतराज़ जड़ दिया। मेरे फासिद दोस्त फजूल सवालात से इस्तग़ासा के मुअज़्ज़ज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने एतराज़ की वज़ाहत करें वकील साहब। जज ने सवालिया नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और पूछा, डिफेंस ने कौन सा फजूल सवाल किया है? योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने कहा, मेरे फासिद दोस्त घुमा फिरा कर इस्तग़ासा के गवाह के मुंह से ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम जब मकतूला के अपार्टमेंट पर पहुंचा तो मकतूला की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये तो सीधी सीधी अपने अल्फाज गवाह की ज़बान पर रखने वाली बात होगी ना। मेरा मुवक्किल मुझे तफ़सीलन बता चुका था कि जब वो मकतूला के अपार्टमेंट पर पहुंचा तो वो बाक़ायदे हयात थी और इसकी रुखसत के वक्त भी वो जिंदा सलामत थी। मकतूला के साथ जो कुछ भी हुआ था वो 11:30 और 12 बजे के दरमियान हुआ था, लेकिन मैं महज गवाह को कंफ्यूज करने के लिए ये सब पूछ रहा था और मेरी इसी हरकत पर वकील इस्तग़ासा ने एहतिजाजी रिएक्शन दिया था। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बराह रास्त वकील सरकार की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब मेरा मुवक्किल मकतूला का एसी ठीक करने में उसके अपार्टमेंट पहुंचा तो वो जिंदा थी? जी बिल्कुल, वो ठोस लहजे में बोला। आप ऐसा ही समझ लें। मुझे ऐसा समझाने के लिए कोई सबूत भी है आपके पास? बिल्कुल है, उसने मजबूत अंदाज में कहा और फिर अपने गवाह की तरफ देखते हुए बोला, आप वकील साहब को बताएं कि इंटरकॉम पर आपकी मकतूला से क्या बात हुई थी। जब मुलजिम बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और उसने बताया कि मकतूला का एसी ठीक करने आया है तो मैंने इंटरकॉम पर यही बात मकतूला को बताई थी। गवाह अपने वकील के बयान की तस्दीक करते हुए बोला, जब मकतूला ने मुझे इजाज़त दी तो तब मैंने इसे ऊपर जाने दिया था। इससे ज़ाहिर हो जाता है कि जब मुलजिम मकतूला के अपार्टमेंट पर पहुंचा तो इस वक्त मकतूला जिंदा थी। मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया था कि वो वक़ुआ के रोज़ 11 से 11:30 बजे तक मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर मौजूद रहा था और आपके बयान से भी मुलजिम की आमद और जामद की यही टाइमिंग ज़ाहिर होती है। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, मेरे मुवक्किल का दावा है कि वो मकतूला को अपार्टमेंट के अंदर जिंदा छोड़कर आया था। आप पानी के मामला चेक करने 12 बजकर चंद मिनट पर मकतूला के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे थे और इस वक्त तक मकतूला मौत से हमकिनार हो चुकी थी। इन तमाम हालात और वाक़ियात से तो ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि मकतूला को 11:30 और 12 बजे के दरमियान फना के घाट उतारा गया था और ज़ाहिर है ये काम मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम का तो हो नहीं सकता।
बशर्ते कि वकील इस्तग़ासा ने काटदार लहजे में चोट की, आपका मौक़िफ़ 100% रास्तगोई का मुज़ाहरा कर रहा हो, और ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये बात इतने वसूख से तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपके पास मेरे मौक्किल की दरोगोई का कोई ठोस सबूत हो। मैंने भी जवाबन गहरा तंज किया। जी बिल्कुल, वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला। इस्तग़ासा के पास इस जेल में सबूत नहीं बल्कि सवाबित हैं। ज़रा केस को आगे तो बढ़ने दें, फिर देखिएगा कि क्या क्या सामने आता है। आपने इस केस के एक पहलू को बिल्कुल फरामोश कर रखा है। ठीक है, हम केस को आगे बढ़ने देते हैं, मैंने मुसालहत आमेज़ अंदाज में कहा, लेकिन मेरी याद दहानी के लिए ये ज़रूर बताते चलें कि मैंने इस केस के कौन से पहलू को नज़रअंदाज किया हुआ है। ये महज एक कत्ल का केस नहीं मेरे फाजिल दोस्त, वो चुभते हुए लहजे में बोला। इस वाक़ये के साथ डकैती की एक वारदात भी न थी है। ओह, तो आपका इशारा इस तरफ था? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। मैंने इस मामले को कतन नज़रअंदाज नहीं किया। केस के इस ज़ाविये पर भी मेरी कड़ी निगाह है। इस्तग़ासा की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सहरिश के बेडरूम में से 15 तोले के तलाई ज़ेवरात और 50,000 के करेंसी नोट भी गायब हुए थे, जो ताहाल बाजियाब नहीं कराए जा सके। हालांकि पिछले 6 माह से मुलजिम पुलिस के रहमो करम पर है। वो पुलिस जो अगर हाथी पर तफ्तीशी हथकंडे आजमाए तो वो भी खुद को चूहा तस्लीम करने पर आमादा हो जाता है। मेरे आखिरी जुमलों ने वकील इस्तग़ासा के ज़ख्मों पर गोया नमक सा छिड़क दिया था। उसने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, बस वो मानदाना नज़र से मुझे घूरता चला गया। मैं इस्तग़ासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपनी जिरह को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, मुश्ताक साहब, आप जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में चौकीदारी करते हैं, इसमें दाखिले के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक ही गेट है जनाब, उसने जवाब दिया, जहां मैं दिन में और अमानत अली रात में ड्यूटी देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्डिंग में दाखिल होने और बाहर निकलने वाला हर शख्स आप लोगों की नज़रों से ज़रूर गुजरता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। क्या आपने मुलजिम के रुखसत हो जाने के बाद किसी ऐसे शख्स को बिल्डिंग में दाखिल होते देखा था जिसे आप अच्छी तरह जानते और पहचानते ना हों? मैंने पुरसोच अंदाज में सवाल किया। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब। मैंने पूछा और मुलजिम की आमद से पहले मेरे इस सवाल पर वो कदरे मुतज़ब्ज़ब नज़र आने लगा। मैंने इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि 11 बजे से थोड़ा पहले। देखिए जनाब, मैं ठीक 11 बजे पानी के मेन पोल्स खोलने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाता हूँ, ताकि बालाई टंकियों में जमा पानी पाइपों के ज़रिए हर अपार्टमेंट तक पहुँचने लगे। इस दौरान में नीचे लगी हुई दोनों मोटरों को भी ऑन कर दिया जाता है, ताकि साथ साथ बालाई टंकियों में भी पानी भरता रहे। ये लगभग 10 मिनट का काम है और इस काम के लिए मुझे गेट से हटना पड़ता है। अगर इस दौरान में कोई अजनबी शख्स बिल्डिंग में दाखिल हुआ हो तो मैं वसूख के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वो शख्स कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे नज़र आ जाता। मैं यही समझता हूँ कि आपने जो ख्याल जाहिर किया है इसका कोई इम्कान नहीं है। क्या दोनों ब्लॉक्स ए एंड बी के लिए अलग अलग लिफ्ट है या एक ही लिफ्ट से काम चलाया जा रहा है? दोनों ब्लॉक्स की दो दो लिफ्ट हैं वकील साहब, उसने जवाब दिया। एक एक लिफ्ट पैसेंजर्स के लिए और दूसरी लिफ्ट कार्गो के लिए, और अल्लाह के करम से चारों लिफ्ट हर वक्त चालू हालत में रहती हैं। क्या बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक्स की छत आपस में मिली हुई है? मैंने आखिरी सवाल किया। यानी एक ब्लॉक की छत पर मौजूद शख्स बआसानी दूसरे ब्लॉक की छत पर जा सकता है? जनाब, ये बिल्डिंग ए और बी ब्लॉक में ज़रूर बनी हुई है, लेकिन पूरी बिल्डिंग की छत एक ही है। शुक्रिया मुश्ताक साहब, मैंने इस्तग़ासा के गवाह की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। फिर मैंने वकील सरकार की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, अगर मैं कहीं गलती करूं तो मुझे टोक दीजिएगा। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने बोलना शुरू किया। बिल्डिंग के चौकीदार और इस्तग़ासा के गवाह मुश्ताक अहमद ने इस वाक़ये की इत्तला एहसान जतोई को दी। जतोई साहब ने अपने दोस्त और मकतूला के शौहर केडी खान को इस सानिया के बारे में बताया। केडी खान ने अपनी साली आलिया को फ़ोन करके सहरिश की मौत से आगाह किया और आलिया ने अपने शौहर जुनैद अली तक ये अफसोसनाक खबर पहुंचाई और जुनैद अली ने थाने फ़ोन करके कत्ल और डकैती की इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वकील इस्तग़ासा ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये चेन ऑफ पासिंग न्यूज़ आपको कुछ अजीब सी नहीं लग रही? मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में झांकते हुए कहा, यूँ महसूस होता है जैसे हर शख्स इस संगीन मामले से दामन बचाने की कोशिश कर रहा है।
मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो मुखालफत बराए मुखालफत के ज़ेल में कमाल ठिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला, आप चौकीदार पर कड़ी जिरा कर चुके हैं। जतोई साहब पिछले 2 माह से आउट ऑफ कंट्री हैं। दिसंबर से पहले इनकी आमद का कोई इम्कान नहीं है। बाकी रह गए केडी खान और जुनैद अली, तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई उलझन है तो आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। इन दोनों हजरात के नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। इस ज़रीन तजवीज़ के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा, मैंने जुमाइनी अंदाज में कहा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैं अदालत के कमरे से बाहर निकला तो मुलजिम का बाप औरंगजेब मेरे साथ था। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने बड़े जोश भरे लहजे में कहा, वकील साहब, आज लगा कि कोई कार्रवाई हुई है, वरना इससे पहले 5 माह तो बस ख्वारी ही ख्वारी थी। अब ख्वारी नहीं होगी, मैंने कहा। इस केस की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है, देखते ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह, वो करारी आवाज़ में बोला। अब इस गाड़ी को आप जैसा तजुर्बेकार ड्राइवर जो मिल गया है, इस ड्राइवर को आपके ताउन की भी ज़रूरत है। मैं इस सिलसिले में हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप हुक्म करें। आप मेरे लिए एक मोहतरम बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं, इसलिए हुक्म नहीं अर्ज़ करूँगा, मैंने कॉरिडोर से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगली पेशी में 2 हफ्ते का वक्त है। मैं चाहता हूँ कि इस दौरान में आप मेरे लिए अमजद अली पर थोड़ा काम करें। अमजद अली, ये कौन साहब हैं? इसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। अमजद अली मकतूला का शौहर साबिक है और वो केडी खान का साबिक मुलाजिम भी रहा है, मैंने औरंगजेब को बताया। अमजद अली दहली कॉलोनी में 240 गज के एक घर में रहता है। इसकी 2 बेटियां हैं, समीना और नौरीन। अमजद अली ने कम उम्री यानी 22 साल की उम्र में समीना की शादी कर दी है। नौरीन समीना से 2 साल छोटी है। फिर मैंने औरंगजेब को अमजद अली के घर का एड्रेस भी समझा दिया। ये तो बहुत अहम बंदा है वकील साहब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। इसीलिए तो आपको इसके पीछे लगा रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप किसी तरह ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस केस के हवाले से अमजद अली की तरफ क्या चल रहा है। अमजद अली अपनी साबिक बीवी यानी कि सहरिश को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये से किस हद तक वाकिफ़ है और इस सानहे पर इसका क्या रद्द-ए-अमल है। मैं नरगिस के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ। औरंगजेब हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता था और इस केस के तमाम किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मेरी बात के जवाब में उसने कहा, आप केडी खान की ज़ौजा अव्वल की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उस बात में जवाब दिया। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सहरिश को शाहजेब ने कत्ल नहीं किया। जब मेरे मुवक्किल ने मकतूला का खून नहीं किया तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सहरिश का कातिल कौन है। यकीनन कातिल कोई ऐसा शख्स है जो सहरिश से नफरत करता था और सरेदस्त मेरी नज़र में ऐसे 2 ही अफराद हैं जो मकतूला सहरिश को सख्त नापसंद करते हैं। नंबर 1 मकतूला का साबिक शौहर अमजद अली और नंबर 2 मकतूला के शौहर की पहली बीवी नरगिस। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, लिहाजा इन 2 अफराद के बारे में हमारी मालूमात जितनी ज़्यादा मुस्तनद होंगी, शाहजेब की बेगुनाही को अदालत में साबित करना इतना ही आसान रहेगा। समझ गया जनाब, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मकतूला का बहनोई जुनैद अली विटनेस बॉक्स में खड़ा था। जुनैद अली इस्तगासा के गवाह की हैसियत से अदालत में पेश हुआ था। वकील इस्तगासा ने जब सरसरी जिरा के बाद इसे फारिग कर दिया तो अपनी बारी पर मैं कटहरे के नज़दीक चला गया। जुनैद साहब, मैंने बड़े धीमे अंदाज में अपनी जिरा का आगाज़ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वाक़ये की इत्तला आपके ज़रिए पुलिस तक पहुंची थी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसने जवाब दिया। जुनैद अली की उम्र 50 के करीब थी। वो कटे हुए बदन का मालिक एक पस्ताकामा शख्स था। उसके सर के सामने वाले हिस्से के बाल अपनी जगह को छोड़कर किसी बेनाम देश सुधार चुके थे। मैंने पूछा, आपको ये अजीब नहीं लगता कि केडी खान की बीवी को कत्ल कर दिया गया और उसने खुद पुलिस को इसके बारे में मुत्तला तक नहीं किया, बल्कि अपनी साली यानी आपकी वाइफ आलिया के तवस्सुत से उसने ये काम आपके ज़रिए कराया। ज़ाहिर ये वाकई अजीब सा है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन केडी खान के इस फेल के पीछे बाकायदा एक वजह है, एक जेन्युइन वजह मौजूद है।
یہ عدالت اس جینوئن ریزن کے بارے میں جاننا چاہتی ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو۔ کچھ عرصے پہلے اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا تو میں جواب میں اسے بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس احتیاط یا گریز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیڈی خان نے اپنے جن معاملات کو دنیا کی نگاہ سے چھپا رکھا تھا، وہ اب ایک کیس کی صورت میں پچھلے 7 ماہ سے عدالت کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا آپ کا اشارہ کیڈی خان کی دوسری خفیہ شادی کی طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو دوسری شادی کو پوشیدہ رکھنے کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ کیڈی خان اپنی پہلی بیوی نرگس سے بہت ڈرتے ہیں۔ میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ان کی مقتولہ سے شادی کا راز نرگس کو معلوم ہو گیا تو وہ بہت ہنگامہ مچائے گی، اور خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ نرگس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ان کا تمام تر بزنس زوجہ اول یعنی کہ نرگس کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ ساری اولادیں بھی نرگس ہی کی حمایت میں ہیں۔ نرگس کو خفا کرنا یا اس کی دشمنی مول لینے کا ایک ہی مطلب ہوتا، اور وہ یہ کہ کیڈی خان آن فٹ بات۔ آپ بالکل غلط نہیں ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب آپ کے ہم زلف کا قصہ چل ہی رہا ہے تو میں آپ سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں نے ادھورے جملے کے ساتھ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی پوچھ لیں، وہ سادگی سے بولا، نو ایشو۔ اس سوال کا تعلق آپ کے ایکس ہم زلف امجد علی سے ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، میری معلومات کے مطابق امجد علی کیڈی خان اور اس کی زوجہ ثانی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ آپ کی معلومات 100% درست ہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ خود سوچیں، جو شخص آپ کی بیوی کو ورغلا کر اس سے خفیہ شادی کر لے اور آپ کے مستقبل و خال کو تباہ کر ڈالے، آپ اس شخص سے اور اپنی بے وفا سابق بیوی سے بھلا کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ میں اس تقاضا کی گواہ جنید علی کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ عدالت اسے سمجھنا چاہتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی تفصیل بیان کر دیں تو یہ آپ کا اس کیس پر احسان ہوگا۔ اپنے اس سوال سے دراصل میں مقتولہ سہرش کے پس منظر کو عدالت کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ میرے موکل نے کیڈی خان کی سیکنڈ وائف کو قتل نہیں کیا، تو پھر یہ بھی طے تھا کہ کسی نہ کسی نے تو لازمی اسے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، اور یہ کسی نہ کسی یقیناً کوئی ایسا شخص تھا جو مقتولہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ آپ جب امجد علی کو زیر بحث لے ہی آئے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ آپ نے میرے سابق ہم زلف کے بارے میں اچھی خاصی تحقیقات بھی کر رکھی ہوں گی، وہ بڑے رسان سے بولا۔ کسی زمانے میں امجد علی خان ٹریڈنگ کمپنی کے مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تھا۔ اس کے پاس سیٹ تھی جو کہ بہت اچھی تھی اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، الغرض وہ ایک شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک خطرناک موڑ آیا۔ امجد اپنی گاڑی ہی میں آفس آتا جاتا تھا۔ جب کبھی وہ سہرش کی کسی ضرورت کے پیش نظر گاڑی گھر پر چھوڑ آتا تو اس روز شام میں سہرش خود اسے پک کرنے آفس چلی جایا کرتی تھی، اور ایسا ہفتے میں 1-2 بار ہو جاتا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آفس کے ایک کونے میں تھا اور خان ٹریڈنگ کمپنی 4 کمروں پر مشتمل ایک پورے فلور کا آفس تھا۔ باس یعنی کہ کیڈی خان کے کمرے کے سامنے وزیٹرز لابی تھی۔ سہرش اس لابی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے فارغ ہونے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس دوران میں کیڈی خان سے بھی 1-2 بار آمنا سامنا ہو جاتا تھا، جو شروع میں 2 طرفہ مسکراہٹ اور رسمی الیگ سلیگ تک محدود رہا، لیکن رفتہ رفتہ اس تعلق میں گہرائی پیدا ہوتی چلی گئی۔ سہرش بلا شبہ ایک پرکشش اور حسین عورت تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیڈی خان کی پہلی بیوی کا کیا حال ہے۔ سب شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر کوئی بہت بڑا لالچ نہ ہو تو کوئی مرد نرگس کے ساتھ چند لمحات نہیں گزار سکتا۔ وجہ یہ کہ کیڈی خان نے اس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزار دی تھی اور اس میں سے 4 اولادیں بھی پیدا کر ڈالی تھیں۔ یہ سچ ہے کہ سہرش کو بہت اونچا اڑنے کا شوق تھا اور اس کا ہر خواب پورا کرنے کی طاقت کیڈی خان کے اندر موجود تھی۔ دوسری جانب کیڈی خان نرگس کی محکومی میں شب و روز گزارتے ہوئے بیزار ہو چکا تھا، لہٰذا سہرش کی شکل میں اسے گویا جنت کی کسی حور کا
تقرب حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کے معاملات بڑی تیزی سے طے پاتے چلے گئے۔ اب سہرش کا زیادہ تر وقت خان صاحب کے روم میں گزرنے لگا تھا۔ جس روز سہرش نے امجد کو پک کرنے آنا ہوتا تھا، خان صاحب امجد کو آفس سے باہر کسی دور دراز کے کام پر بھیج دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات اس تیزی سے استوار ہوتے چلے گئے کہ سہرش نے امجد کو چھوڑ کر کیڈی خان کے نکاح میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس اسٹوری کا علم ہمیں بہت بعد میں ہوا تھا۔ شروع میں ہم صرف یہ جانتے تھے کہ سہرش اور امجد میں شدید نوعیت کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ سہرش کی زبانی ہمیں جو بھی حالات پتہ چلتے تھے، اس میں امجد ہی کی غلطی نظر آتی تھی، لہٰذا ہماری تمام تر ہمدردیاں سہرش کے ساتھ تھیں۔ لیکن ان کے بریک اپ کے کچھ عرصے کے بعد امجد نے ہمیں اندر کی کہانی سنائی تو ہمیں سہرش کے اس فیصلے پر سخت افسوس ہوا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا۔ کیڈی خان نے سہرش کو جو سہانے خواب دکھائے تھے وہ ایک ایک کر کے چکنا چور ہونے لگے۔ سہرش کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے نرگس کو طلاق دیں، پھر مجھ سے نکاح کریں۔ کیڈی خان سہرش کو پانے کے لیے اس قدر مرا جا رہا تھا کہ اس نے ایک جعلی طلاق نامہ تیار کر کے سہرش کو دکھا دیا اور اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں قاضی کو بلا کر سہرش سے شادی کر لی۔ قانوناً اور شرعاً سہرش کیڈی خان کی بیوی کا مقام حاصل کر چکی تھی، لیکن سہرش کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اس شادی کو معاشرے کے سامنے لائے، مگر کیڈی خان ہر روز ایک نیا بہانہ کر کے معاملے کو آگے بڑھا دیتا تھا۔ وہ اپنی مجبوریوں کی ایسی داستانیں سناتا کہ سہرش اس کے وعدوں پر اعتبار کر لیتی تھی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں کیڈی خان نے سہرش کو ہر آرام اور آسائش مہیا کی، لیکن معاشرے کے سامنے شادی کا اعلان نہیں کیا۔ آخری دنوں میں ان کا رشتہ اس طور چل رہا تھا کہ کیڈی خان ہفتے میں 1 رات اس کے پاس آتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا فون پر رابطہ رہتا تھا۔ جنید علی اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے پوچھا کہ اس واقعے کے بعد امجد علی پر کیا گزری؟ اس بیچاری کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، جنید نے بتایا۔ وہ سہرش کے کرتوت بتانے کے لیے 2 سال پہلے ہم سے ملا تھا، پھر اس نے ہم سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی ہم سے رابطے میں نہیں ہیں۔ سمینا اور نورین کا اپنی ماں یعنی کہ مقتولہ سہرش سے تو رابطہ رہا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نظر سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں سہرش سے شدید نفرت کرتی ہیں کیونکہ سہرش کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی ہستی بستی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ معاملہ سامنے آتے ہی امجد نے شرم کے مارے خان ٹریڈنگ کمپنی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر اسے بہت اچھی تنخواہ مل رہی تھی، دوسری جگہ اس سے آدھی تنخواہ پر اسے کام کرنا پڑا۔ گھر کو چلانے کے لیے دونوں بہنوں کو ٹیوشنز پڑھانا پڑیں۔ امجد نے گاڑی فروخت کی اور جیسے تیسے کر کے 1 سال پہلے سمینا کی شادی کر دی۔ میں نے اڑتی سنی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ نورین کی بھی شادی کر دے گا۔ امجد علی نے تو آپ لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس کی دونوں بیٹیاں بھی آپ سے رابطے میں نہیں رہی تھیں، لیکن آپ کا پولیس سے رابطہ کر کے سہرش کی موت کی رپورٹ درج کرانا اس امر کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سہرش کے ساتھ تعلقات برقرار تھے۔ 2 سال پہلے جب سہرش نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تو مجھے ایک دھچکا لگا تھا، اس نے بتایا، اور میں اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ عالیہ نے بھی اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ سہرش کے ساتھ ایک خوبصورت دھوکہ ہوا ہے۔ ٹاپ آف دا لائن گاڑیاں، عالی شان محل نما بنگلے، ہر سال بیرون ملک کے دورے، دولت کی ریل پیل، کیڈی خان کے یہ تمام تر وعدے کھوکھلے دعوے ثابت ہوئے تھے۔ اس نے سہرش کو آرام و آسائش کی زندگی تو مہیا کر رکھی تھی، مگر سہرش نے جو طویل و عریض خواب دیکھ رکھے تھے ان کی تعبیر دور و نزدیک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب سہرش پر یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ کیڈی خان نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ جو طلاق نامہ اس نے سہرش کو دکھایا تھا وہ نقلی تھا، مگر سہرش اپنی ایک حماقت کے باعث حالات کے ایک ایسے بھنور میں پھنس چکی تھی کہ اس کی کیفیت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر کیڈی خان کے ساحل پر اتری تھی، لہٰذا اب اس کا جینا اور مرنا اسی سرزمین پر تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال نے ہمارے دل میں سہرش کے لیے خاصی نرمی پیدا کر دی اور ہم نے اس سے تعلقات بحال کر لیے۔
हम हफ्ते में एक आध बार इससे मिलने भी चले जाया करते थे और वो भी महीने में एक आध चक्कर हमारी तरफ लगा लिया करती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों का केडी खान से भी मिलना जुलना रहता था। मैंने एक अहम सवाल किया। जब ही तो इसने आपकी बीवी आलिया को इस सानहे की इत्तला दी थी। दुरुस्त फरमाया आपने, उसने इस बात में जवाब दिया। आपने केडी खान को समझाने की कोशिश नहीं की कि वो आपकी साली यानी कि मकतूला सहरिश को उसका जायज़ मकाम दे। मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। बहुत कोशिश की थी वकील साहब। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। केडी खान बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान है, मगर अंदर से इंतहाई कमज़ोर और बुज़दिल है। इस बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं। कारोबार, घर, बाहर, हर चीज़ नरगिस के काबू में है। इसने सहरिश से जो भी वादे कर रखे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें पूरा करना उसके बस में नहीं था। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा और फिर पूछा, जुनैद साहब, क्या केडी खान की ज़ौजाए अव्वल इस बात से वाकिफ़ थी कि उसके शौहर नामदार ने दूसरी शादी कर रखी है? हरगिज़ नहीं, वो बड़े वसूख से बोला। अगर ऐसा होता तो फिर एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा होता। सहरिश नरगिस के लिए काली माता के अल्फाज इस्तेमाल करती थी और उसने नरगिस के ग़ैज़ो ग़ज़ब की जो कहानियाँ हमें सुना रखी थीं, इसकी रोशनी में मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर नरगिस को अपने शौहर की दूसरी शादी की भनक भी पड़ जाती तो वो केडी खान की ज़िंदगी को अज़ाबनाक बनाने के साथ ही सहरिश पर भी अरसा हयात तंग कर देती। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लें तो, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मैं समझा नहीं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मतलब ये कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए सनसनीखेज़ लहजे में कहा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वक़्वा से चंद घंटे, चंद दिन या चंद हफ्ते पहले नरगिस को केडी खान की दूसरी शादी की खबर हो गई थी और उसने केडी खान की ज़िंदगी को सुपुर्दे अज़ाब करने के लिए सहरिश पर अरसा हयात तंग कर दिया। ये नामुमकिन तो नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने एहतजाजी लहजे में कहा। मैं इतनी देर से सिर्फ इसलिए खामोश खड़ा था कि इस्तग़ासा के गवाह को अपना माल समझकर मेरे फाजिल दोस्त अदालत को तूल तवील कहानियाँ सुना रहे थे। ताहम इन कहानियों में नए नए इंकिशाफात हो रहे थे। अगर ये मालूमात इस्तग़ासा के गवाह ने ना फराहम की होती तो शायद मैं इस पर तवज्जो भी ना देता, लेकिन इस्तग़ासा का मोअज़्ज़िज़ गवाह अपने साबिक़ हमज़ुल्फ़ को अच्छी तरह जानता है, लिहाजा वो अमजद अली के बारे में मोतबर बात ही करेगा। तो फिर आपको एतराज़ किस बात पर है वकील साहब? जज ने वकील इस्तग़ासा की बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। योर ऑनर, इस्तग़ासा के गवाह जुनैद अली की फराहम करदा मालूमात तक तो सब दुरुस्त है। वकील इस्तग़ासा मानदाना नज़र से मुझे घूरने के बाद जज की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मेरे फाजिल दोस्त जिस अंदाज में इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं। ये अपने मौकिल को बचाने के लिए किसी तरह केडी खान की पहली बीवी नरगिस को कातिल की हैसियत से सामने लाना चाह रहे हैं, ताकि ये साबित कर सकें कि सहरिश को शाहज़ेब ने नहीं बल्कि नरगिस ने मौत के घाट उतारा है। उम्मीद है कि मैंने अपने एतराज़ की वजाहत कर दी। दैट्स ऑल योर ऑनर, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया। बेग साहब, आप इस्तग़ासा के एतराज़ के जवाब में क्या कहेंगे? जनाब आली, मैंने हरगिज़ इस्तग़ासा के गवाह के मुँह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश नहीं की। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। यहाँ पर ऑप्शन एंड सिलेक्शन की बात हो रही है, इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। मैंने कहीं पर भी केडी खान की ज़ौजा दर्जा अव्वल को उसकी ज़ौजा सानी की कातिल करार नहीं दिया। इस्तग़ासा के गवाह ने ज़ौजा अव्वल की ताकत, फितरत और मिजाज का जो नक्शा खींचा है, इस मैप रीडिंग के नतीजे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर नरगिस को अपने शौहर की दूसरी शादी का इल्म हो जाता तो वो सहरिश के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती थी। और जहाँ तक मेरे मौक्किल को बेगुनाह साबित करने का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने मायना ख़ेज़ अंदाज में वकील सरकार की जानिब देखा और बड़े ज़हरीले लहजे में कहा, ये कोशिश किसी फ़र्ज़ के मानिंद मेरे कंधों पर सवार है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द अपना ये फ़र्ज़ अदा करके रहूँगा। जज ने दीवार गिर क्लॉक पर निगाह डाली और फिर मेरी जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। आप गवाह से कोई और सवाल करना चाहते हैं? इस पेशी पर मेरे केस को ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका था। जुनैद अली से पहले इस्तग़ासा का एक गैर अहम गवाह भुगताया गया था, जिस पर होने वाली जिरा का अहवाल मैंने दानिस्ता आपकी खिदमत में पेश नहीं किया, क्योंकि इस कार्रवाई में आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ भी नहीं था।
جج کی تقلید میں نے بھی اپنی ریسٹ واچ کا جائزہ لیا تھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے نہایتی احترام کے ساتھ جج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں ایک آدھ سوال کے بعد اپنی جرح موقوف کر دوں گا۔ پھر میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے بہنوئی جنید علی سے کہا، کیا آپ کی کبھی نرگس سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نرگس صاحبہ کا صورت آشنا بھی نہیں ہوں۔ ملاقات تو بہت دور کی بات ہے، بس میں نے ان کا ذکر ہی سنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آخری بار آپ نے اپنے سابق ہمسلف امجد علی کو کب دیکھا تھا؟ وقوعہ سے 3-4 روز پہلے، اس نے جواب دیا۔ مگر آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ امجد علی نے آپ لوگوں سے مستقل بنیادوں پر قطعی تعلق کر لیا تھا۔ میں نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، آپ کی امجد علی اور اس کی دونوں بیٹیوں سے میل ملاقات نہیں۔ میں نے آپ کو غلط نہیں بتایا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، یہ سچ ہے کہ جب سہرش نے امجد علی سے طلاق لینے کے بعد کیڈی خان سے شادی کی تو اس افسوسناک واقعے کے بعد سے امجد علی اپنی سابق بیوی اور ثمینہ اور نورین نے اپنی ماں سے ہر تعلق و ناطہ توڑنے کے علاوہ ہم لوگوں سے بھی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے وقوعہ سے 3-4 روز پہلے امجد علی کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا اور خاصی جلدی میں نظر آتا تھا۔ نہ صرف میں نے بلکہ میری بیوی نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن ہماری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ اس کی ہم پر نظر نہیں پڑی تھی۔ جنید علی کے انکشاف نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ لوگوں نے امجد علی کو کہاں دیکھا تھا؟ میرا اندازہ یہی تھا کہ انہوں نے مقتولہ کے سابق شوہر کو کسی مال میں یا کسی ایسے ہی مقام پر دیکھا ہوگا، لیکن جنید علی کے جواب نے عدالت کے کمرے میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ وہ نپے تلے الفاظ میں بولا، ہم نے اسے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا جہاں مقتولہ رہائش پذیر تھی۔ اس وقت ہم لوگ مقتولہ سے ملنے ہی وہاں پہنچے تھے۔ جنید علی کے انکشاف نے وکیل استغاثہ کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے گواہ سے استفسار کیا، جنید صاحب، آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ نہ آپ نے پوچھا اور نہ ہی مجھے خیال آیا، وہ سادگی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اس سے مزید کوئی سوال کرتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے تیز آواز میں دریافت کیا، جنید صاحب، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے امجد علی کو کتنے بجے مقتولہ والی اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلتے دیکھا تھا؟ کم و بیش 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ 8 بجے صبح یا رات؟ رات 8 بجے، اس نے معتدل انداز میں بتایا۔ جب اس رات آپ لوگ مقتولہ سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ پہنچے تو کیا آپ نے اس سے امجد علی کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا؟ میں نے پوچھا، مطلب یہ کہ وہ کس مقصد سے وہاں آیا تھا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اور عالیہ نے خصوصاً سہرش سے اس ضمن میں پوچھ تاچھ کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر سہرش نے امجد علی کی وہاں آمد اور جامت سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اوہ! میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج کے اعلان برخاست عدالت سے پہلے ہی میں نے بآواز بلند کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ جنید علی کے انکشاف نے اس کیس کا ایک نیا رخ متعارف کرا دیا ہے۔ امجد علی کے مقتولہ والی اپارٹمنٹ بلڈنگ سے خروج کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی وقوعہ سے 3-4 روز پہلے۔ یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ امجد علی اپنی سابق بیوی یعنی مقتول اور اپنے سابق باس یعنی کیڈی خان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ لہٰذا عدالت سے میری استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر مقتولہ کے سابق شوہر امجد علی کو عدالت میں گواہی کے لیے حاضر کرنے کا بندوبست کیا جائے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ وقوعہ سے 3-4 روز پہلے مقتولہ والی بلڈنگ میں کیا کرنے گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بلڈنگ میں امجد علی کا کوئی عزیز، دوست یا کوئی تعلق دار رہائش پذیر ہو اور وہ اسی سے ملنے وہاں پہنچا ہو۔ وکیل استغاثہ نے اظہار خیال فرمایا، اور اس بیچارے کو قطعاً اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس کی سابق بیوی بھی اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی ہے۔ میرے فاضل دوست، میں آپ کے اس نکتے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کو چیک کر لینے میں کیا حرج ہے؟
मेरी बात पर वकील सरकार ने बुरा सा मुंह बनाया तो मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए रुए सुखन जज की तरफ मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब अली, अगर किसी मरीज की खांसी रूटीन के ट्रीटमेंट से ठीक न हो रही हो और खांस खांस कर मरीज का हशन असर हो चुका हो तो डॉक्टर इसे चेस्ट एक्सरे का मशवरा देता है। सीने का एक्सरे कराने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इस मरीज को टीबी या नमूनिया का मर्ज लाहक है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लिहाजा कुछ ऐसा ही मामला अमजद अली साहब का भी है। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके मायनेखेज अंदाज में वकील इस्तगासा की सिमत देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जनाब अली, ऐन मुमकिन है कि मेरे फाजिल दोस्त का अंदाज़ा दुरुस्त हो, मगर अमजद अली के मामले में हम अंदाज़ों पर इक्तफा नहीं कर सकते क्योंकि इस शख्स के साथ दो अहम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, वो मकतूला का साबिक शौहर है। नंबर 2, वो मकतूला से शदीद नफरत करता है। लिहाजा अमजद अली का चेस्ट PA व्यू नागुज़ीर हो गया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने में किसी हीलो हुज्जत से काम नहीं लिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उसने इस्तगासा को इस बात का भी पाबंद किया कि आइंदा पेशी पर बिल्डिंग के रात वाले चौकीदार को भी गवाही के लिए अदालत में पेश किया जाए। इसके बाद जज ने अदालत बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी पर अदालत के कॉरिडोर में औरंगज़ेब से मेरी मुलाकात हो गई। वो हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता था। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे कहा, वकील साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? मैंने कमराए अदालत की जानिब पेशकदमी जारी रखते हुए पूछा। पिछली चंद पेशियों से अदालती कार्रवाई में खासी गर्मी तो देखने में आ रही है, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, लेकिन जिरा के दौरान में कहीं शाहजेब का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि ये मुकदमा तो उसी के खिलाफ दायर किया गया है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने सवाल किया। क्या आपको 1% भी शक है कि मकतूला की मौत में आपके बेटे का हाथ हो सकता है? मेरे इस सवाल पर औरंगज़ेब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बड़े एतमाद से बोला, नहीं जनाब। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, मुझे 100% यकीन है कि शाहजेब बेगुनाह है। इसे किसी गहरी साजिश के तहत इस मुकदमे में फंसाया गया है। तो फिर आपको मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने मुवक्किल की बेगुनाही का यकीन है, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, और मेरा आपसे वादा है कि मैं 1-2 पेशियों में आपके बेटे को बाइज्जत रिहा करवा लूँगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके बेटे की बेहतरी के लिए हो रहा है। समझ गया वकील साहब, वो ज़ूद फहमी का मुजाहरा करते हुए बोला, गोया आपकी तमाम तर कोशिशें इस शख्स को सामने लाने के लिए हैं जिसने दर हकीकत सहरिश बीबी का खून किया है। जब वो बंदा मंजर पर तुलू होगा तो शाहजेब की बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाएगी। दुरुस्त समझे मेरे बुजुर्ग, मैंने कहा, और फिर पूछा, मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था। अमजद अली के बारे में तो मैं आपको तमाम तर मालूमात फराहम कर चुका हूँ, उसने जवाब दिया। इन्हीं मालूमात की रोशनी में तो आपने पिछली पेशी पर इस्तगासा के गवाह जुनैद अली का तफसीली इंटरव्यू कर डाला था। मैं कैदी खान के बारे में पूछ रहा हूँ जनाब, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। अच्छा वो? जी बिल्कुल, वो जल्दी से बोला। आपने मुझसे कहा था कि मैं कैदी खान की बकुआ के रोज़ की दिन भर की मसरूफियात की एक समरी बनाकर आपको दूं। जनाब, ये काम भी मैंने कर डाला है। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इसी वक्त हमारे केस की आवाज़ पड़ गई। मैं औरंगज़ेब से ये कहते हुए अदालत की सिमत पड़ गया, पेशी के बाद इस पर बात करेंगे। वो उस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। इस पेशी पर सबसे पहले रात की ड्यूटी देने वाले चौकीदार अमानत अली की गवाही हुई। वो मज़कूरा बिल्डिंग में रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देता था। इसके ऑफ करने के बाद दिन वाला चौकीदार मुश्ताक अहमद ड्यूटी संभाल लेता था। अमानत अली ने इस अम्र की तस्दीक कर दी कि वक़ुआ से 3-4 रोज़ पहले अमजद अली नामी एक शख्स लगभग 8 बजे रात मकतूला से मिलने इसके अपार्टमेंट तक गया था। इस रोज़ की अदालती कार्रवाई के लिए मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके अमजद अली की एक तस्वीर हासिल कर ली थी। मैंने अपनी जरह का आगाज़ इसी तस्वीर से किया। इस फ़ोटो को गौर से देखकर बताएं, मैंने मज़कूरा तस्वीर अमानत अली के हाथ में थमाते हुए कहा। क्या आपने इसी अमजद अली को वक़ुआ से 3-4 रोज़ पहले मकतूला से मुलाकात करने अपार्टमेंट बिल्डिंग पर आते देखा था? जी बिल्कुल,
उसने बड़े एतमाद से सर को अस्पाती चुम्बिश दी। ये वही बंदा है जिसने अपना नाम अमजद अली बताया था और ये कमोबेश 8 बजे रात वहाँ पहुँचा था। मैंने अमजद अली का फ़ोटो उसके हाथ से वापस लेते हुए पूछा, जी आप ठीक कह रहे हैं। अमजद अली ने बिल्डिंग के गेट पर पहुंचकर आपसे क्या कहा था? मैंने अमानत अली से इस्तफसार किया। उसने बताया था कि वो बाजी सहरिश का कोई करीबी रिश्तेदार है। चौकीदार ने जवाब दिया, मेरी मालूमात के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आप चौकीदारी करते हो वहाँ इंटरकॉम सिस्टम भी मौजूद है। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, क्या आपने अमजद अली को ऊपर भेजने से पहले मकतूला को उसकी आमद से मुत्तला किया था? जी बिल्कुल किया था, वो मजबूत लहजे में बोला। सहरिश बाजी की इजाज़त के बाद ही मैंने अमजद अली को बिल्डिंग के अंदर जाने दिया था। मुझे पता चला है कि अमजद अली चंद मिनट के बाद ही वापस चला गया था, मैंने कहा, और इसके रुखसत होते ही मकतूला से मिलने कुछ और लोग भी आ गए थे। जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। सहरिश बाजी की बहन आलिया अपनी फैमिली के साथ आई थी। ये लोग हफ्ता 10 दिन में सहरिश बाजी से मिलने आ जाया करते थे। क्या आपने आलिया या इसके शौहर जुनैद को अमजद की वहाँ आमद के बारे में बताया था? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। नहीं जनाब, इस सिलसिले में मेरी इन लोगों से कोई बात नहीं हुई थी, उसने जवाब दिया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब आलिया और इसके शौहर जुनैद ने मकतूला से अमजद की आमद के बारे में पूछा तो मकतूला ने साफ इनकार कर दिया था। इस पर वो लोग यही समझे कि शायद अमजद इस बिल्डिंग में किसी और से मिलने आया था। मैंने कहा, उन्होंने दरअसल अमजद को बिल्डिंग के गेट से निकलते देख लिया था, इसीलिए वो तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अब तो मुझे भी तशवीश होने लगी है, अमानत अली ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि इस रात अमजद अली सहरिश बाजी ही से मिलने आया था। फिर मकतूला ने इस हकीकत से इनकार क्यों किया? या आप सहरिश बाजी से ही जाकर पूछें जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला और फिर पूछा, ये अमजद अली आखिर है कौन? अमजद अली आपकी मरहूम व मकफूर सहरिश बाजी का साबिक शौहर है, मैंने इस पर वाज़े करते हुए कहा। मकतूला ने अमजद से तलाक लेने के बाद केडी खान से शादी की थी। अमजद अली से मकतूला की 2 जवान बेटियां हैं, जिनमें से एक शादीशुदा भी है, और ये केडी खान जो हफ्ते में एक रात के लिए मकतूला के पास आया करता था, ये बंदा भी पहले से शादीशुदा है। पहली बीवी नरगिस से इसकी 4 औलादें हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। दोनों बेटियां शादीशुदा हैं। और जहां तक सहरिश बाजी से जाकर पूछने का मामला है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी गहरी सांस ली और फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर ये मुमकिन होता तो फिर आपको इस कटहरे में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामकर वहशत ज़दा आवाज़ में बोला, आपने तो सहरिश बाजी के मामले को इतना पेचीदा कर दिया है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने दोनों हाथ फैलाकर सपाट लहजे में कहा। ये तो एक जीती जागती ठोस हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान की है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, वकील इस्तगासा ने नाराए मस्ताना बुलंद किया। इस वक्त अदालत में सहरिश मर्डर केस ज़ेर समाअत है और मेरे फाजिल दोस्त वक़ुआ से चंद रोज़ पहले के वाक़यात में उलझकर मोअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये इस नौइयत के ताख़ीरी हथकंडों के लिए खासी शोहरत भी रखते हैं। बेग साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वकील इस्तगासा ने मुझ पर एक गहरी चोट लगाई थी। जज के इस्तफसार का जवाब देने से पहले मैंने वकील सरकार को आड़े हाथों लिया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए कड़े लहजे में पूछा, आप कराची से हैदराबाद जाने के लिए एक ट्रेन पर सवार होते हैं। अपने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताएं कि हैदराबाद का स्टेशन आने से पहले कोटी का स्टेशन आता है या नहीं, और यह कि ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन में दाखिल होने से पहले दरियाए सिंध को अबूर करती है या नहीं। यह किस किस्म का सवाल है? वो मुंह टेढ़ा करके बोला। इस सवाल की किस्म जानने के लिए हम टेस्ट के लिए किसी लेबॉरेटरी में भेजेंगे, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। फिलहाल आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। मेरा जवाब हाँ में है, वो नापसंदीदा नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। ज़ाहिर है कराची से हैदराबाद जाने के लिए दरियाए सिंध को भी अबूर करना पड़ेगा और रास्ते में कोटी भी लाजमी आएगा। तो फिर आप यूँ समझ लें कि इस केस की ट्रेन इस वक्त कोटी जंक्शन पर खड़ी है, मैंने काटदार आवाज़ में कहा। इसका अगला पड़ाव हैदराबाद का स्टेशन होगा, जो इस केस की मंजिल और फैसले का दिन भी है। लिहाजा कोटी जंक्शन पर जो भी कार्रवाई हो रही है, इसे सफ़र का हिस्सा समझकर बर्दाश्त करें। अगर आप मंजिल पर पहुंचने का इरादा रखते हैं तो
वरना जो आपकी मर्जी। फिर मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब अली। अमानत अली के बाद मकतूला के साबिक शौहर अमजद अली को गवाही के लिए पेश किया गया। अमजद अली की उम्र 50 के करीब थी। वो गंदुमी रंगत का मालिक एक हैंडसम शख्स था। वकील इस्तगासा ने चंद रस्मी सवालात के बाद उसे फारिग कर दिया। अमजद साहब, मैं आपके फैमिली मैटर पर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली चंद पेशियों से इस अदालत में आपकी ज़िंदगी मौजूए बहस बनी हुई है। मैंने कहा, दोस्ताना अंदाज में अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को सिर्फ इतना बता दें कि 17 मार्च की रात 8 बजे के आसपास आप मकतूला से मिलने गए थे या नहीं। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं इसका 16 आने खरा जवाब दूंगा। हाँ, मैं इस रात मकतूला के पास गया था। मेरी मालूमात के मुताबिक तलाक के बाद से आपका मकतूला के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, हत्ता कि आपकी बेटियां भी अपने माँ से नहीं मिलती थीं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, जहाँ तक आपके दिलो दिमाग की बात है तो अगर मैं गलती पर नहीं तो आप मकतूला से शदीद नफरत करते थे, है ना? आपकी तवक्को से भी ज़्यादा वकील साहब, वो जहरखंद लहजे में बोला। मैं समझता हूँ कि अभी तक साइंसदानों ने ऐसा कोई पैमाना ईजाद नहीं किया जो मकतूला से मेरी नफरत को नाप सके। फिर 17 मार्च की रात आपको मकतूला से मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। मैं खुद पर जबर करके वहाँ गया था, उसने ज़ख्मी लहजे में बताया। मैं इसे फ़ोन करने गया था कि वो अपनी जलील हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैं हर खत को फलांग जाऊँगा। आप मकतूला की किन जलील हरकतों का जिक्र कर रहे हैं अमजद साहब? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। 2.5-3 साल पहले इस बदबख्त औरत ने जो भी चांद चढ़ाया था, इसके बाद हम तीनों बाप बेटियों ने इससे किते ताल्लुक़ कर लिया था। वो बोझल आवाज़ में बताने लगा, मैं तो इससे जो नफरत करता था सो करता था और हमेशा करता ही रहूँगा। लेकिन मेरी दोनों बेटियां भी इसे सख्त नापसंद करती थीं, हत्ता कि समीना की शादी के वक्त भी हमने इसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था। बेटियों की इस बेमुरवती ने उसके अना पर ज़र्ब लगाई और वो मेरी बेटियों के ख़िलाफ़ हो गई थी। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने उदास नज़रों से हाज़रीन अदालत को देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, पिछले चंद हफ्तों से उसने समीना के शौहर से राह रस्म पैदा कर ली थी और वो मेरे दामाद को समीना और मेरे खिलाफ भड़काने के मिशन पर लग गई थी। जब समीना ने मुझे सूरत हाल से आगाह किया तो मैं 17 मार्च की रात में सीधा उसके पास पहुंच गया। मैं गुस्से में था। मैंने 2 टोक अल्फाज में उस पर वाज़े कर दिया, मेरी बेटी का घर उजाड़ने के ओछे हथकंडों से बाज आ जाओ, वरना मैं सीधा नरगिस बेगम के पास पहुंच जाऊंगा और इसे तुम्हारे और केडी खान के तमाम स्याह और सफ़ेद करतूतों के बारे में बता दूंगा। तो क्या मकतूला ने आपको यकीन दिलाया था कि वो आइंदा ऐसी कोई शरपसंदाना हरकत नहीं करेगी? मैंने पूछा। उसने सिरे से अपने कसूर को मानने ही से इनकार कर दिया था। वो सिटपिटाए हुए लहजे में बोला, तो इसके इनकार के बाद क्या आपने अपनी धमकी पर अमल कर डाला था? मैंने इस्तफसार किया, मतलब ये कि क्या आपने केडी खान की पहली बीवी नरगिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था? इसकी नौबत ही नहीं आई, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। नौबत ही नहीं आई? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। जिस रोज़ मैंने नरगिस से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया था, इससे एक दिन पहले ये वाक़या पेश आ गया। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, मेरा मंसूबा धरा का धरा रह गया। इन हालात व वाक़यात की रोशनी में अगर ये समझ लिया जाए कि मकतूला की मौत आपके हाथों से हुई है तो आपको कैसा महसूस होगा अमजद साहब? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। काश वो ख्वाबनाक लहजे में बोला, ये सआदत मेरे नसीब में लिखी होती। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। दूसरे मेरी नरमी और शराफत का फ़ायदा उठा लेते हैं। पैदा करने वाले रब की कसम, मैंने कई बार सोचा कि इस बेवफा औरत को अज़ियतनाक मौत से दो चार करूं, मगर मैं ऐसा सोच कर ही रह गया। इस मामले में भी कोई दूसरा मुझ पर सबकत ले गया। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने सताइशी नज़र से एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मुल्ज़िम शाहज़ेब की तरफ देखा और फिर अपने एक हाथ को पेशानी तक ले जाते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला,
اگر یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے تو میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہنے لگا، سر، اگر قانون کی رو سے کسی بھی طرح سے یہ ممکن ہو جائے کہ ملزم کی بجائے آپ مجھے سزا سنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس شخص کو سزا پاتے نہیں دیکھ سکتا جس نے میری صلیب اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ امجد علی کے ان جذباتی مکالموں نے کمرہ عدالت پر ایک سوگوار سناٹا طاری کر دیا تھا۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی فلم کا کلائمیکس چل رہا ہو۔ جج نے بھاری بھرکم آواز میں گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر امجد، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی تھیٹر نہیں۔ آپ مقتولہ کے قتل میں ملوث نہیں ہیں، بس اتنا ہی کافی سمجھیں اور جا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ عدالت جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عدالت بتا رہی ہے کہ قانون کی کتابوں میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ امجد علی سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دیکھ کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں خلق داد خان المعروف کے ڈی خان کھڑا تھا۔ یہ استغاثہ کی مین اسٹریم کا آخری گواہ تھا۔ کے ڈی خان اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ لگ بھگ 20 منٹ تک ہلکے پھلکے سوالات کی مدد سے گواہ کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پھر اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک پہنچ گیا۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی زوجائے دوئم کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کروں گا۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مقتولہ کی اگلی منازل کو آسان فرمائے۔ شکریہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں آپ کی خانگی زندگی میں کسی نوعیت کی مداخلت کیے بغیر آپ سے چند انتہائی سادہ سے سوال کروں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، امید ہے آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ نے دوسری شادی کو اپنی پہلی بیوی سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ ہفتے میں ایک آدھ بار اپنی زوجہ ثانی اپنی مقتولہ کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ مقتولہ کے پاس کافی تاخیر سے پہنچتے تھے اور اگلی صبح بہت جلدی وہاں سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے اس غیاب کو اپنی پہلی بیوی سے آپ کس طرح چھپاتے تھے؟ میں اپنی دوسری بیوی کے پاس اسی رات جایا کرتا تھا جس رات میری پہلی بیوی اپنی ہم کماش دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں مصروف ہوتی تھی۔ اس رات واپسی پر نرگس گھر آ کر ایسی بے خبر سوتی تھی کہ اس کی مدہوشی اگلی دوپہر سے پہلے نہیں ٹوٹتی تھی۔ ایسے مواقع پر نرگس ہوش و حواس میں نہیں ہوتی تھی اور اس کی خود فراموشی سے مجھے رات باہر گزارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کے ڈی خان کی راست گوئی نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، خان صاحب، آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں؟ جی، اس نے جواب دیا، میں سگریٹ پیتا ہوں۔ کوئی مخصوص برانڈ یا جو بھی مل جائے؟ میں نے جب سے سگریٹ نوشی شروع کی ہے ایک ہی برانڈ پیتا ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں ڈین ہل پیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، وقوعہ کے روز بھی آپ حسب عادت بہت جلدی مقتولہ والے فلیٹ سے نکل آئے تھے؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس سانحے کی اطلاع آپ کے ہم سلف جنید علی نے فون کر کے 1:30 پر پولیس کو دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت آپ اپنے دفتر میں موجود تھے، بلکہ کوئی 30 منٹ پہلے ہی آپ آفس پہنچے تھے اور سیٹ پر بیٹھتے ہی آپ کے دوست احسان جتوئی کا فون آ گیا تھا۔ آپ کے دوست کو بلڈنگ کے چوکیدار مشتاق احمد نے بتایا تھا کہ آپ کی دوسری بیوی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جتوئی صاحب کی فراہم کردہ خبر کو آپ نے اپنی سالی عالیہ تک پہنچایا، پھر عالیہ سے یہ معاملہ جنید تک پہنچا تھا۔ آپ براہ راست پولیس کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ آپ نے اپنی دوسری شادی کو انتہائی خفیہ رکھا ہوا تھا۔ ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ، وہ الفاظ پر زور دے کر بولا۔ آپ اس امر کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وقوعہ کے روز کم و بیش 1 بجے آپ اپنے دفتر پہنچے تھے۔ میں نے کہا، آپ کی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر نیو چالی کے علاقے میں ہے، آپ کس راستے سے آفس گئے تھے؟ میرے گھر بوٹ بیسن سے مائی کولاچی والا روڈ سب سے نزدیک پڑتا ہے، اس نے بتایا۔ 15-20 منٹ میں بآسانی نیو چالی سے اپنے آفس پہنچ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ وقوعہ کے روز زیادہ سے زیادہ 12:30 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہوں گے۔
इस बेचारे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसे किस तारीख गली में घेरने का इरादा रखता हूँ। इस मरहले पर औरंगज़ेब की फराहम करदा मालूमात मेरे बहुत काम आ रही थी, जो इसने केडी खान के बकुआ के रोज़ के मामूलात के हवाले से इकट्ठा की थी। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। लेकिन आपके घरेलू मुलाजमीन का तो ये कहना है कि आप बकुआ के रोज़ लगभग 11 बजे घर से रवाना हो गए थे। मैंने सरीहन गलत बयानी से काम लेते हुए कहा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आपके घरेलू मुलाजमीन में से किसी को गवाही के लिए अदालत में पेश किया जा सकता है। मैंने जिस गलत बयानी का जिक्र किया वो वक्त से मुतालिक थी। औरंगज़ेब की तहकीक के मुताबिक केडी खान 10:30 बजे घर से निकल गया था। मैंने थोड़ा क्लोज मार्जिन इसी गर्ज से रखा था कि केडी खान को बिल्कुल भी ये महसूस न होने पाए कि मैं किसी तौर उसकी हजामत बनाने वाला था। मुलाजमीन से गलती हो सकती है, वो सरसरी अंदाज में बोला। इतनी सी मामूली सी बात के लिए इन्हें अदालत में घसीटना मुनासिब नहीं होगा। आप मुझसे कोई और अहम सवाल कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको रास्ते में कहाँ देर लगी होगी। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपनी ही धुन में कहा। आप कुछ देर के लिए बिस्मिल्लाह स्टोर पर रुके थे और आपने वहाँ से डैनहिल सिगरेट के 2 पैकेट खरीदे थे ना? आखिरी अल्फाज पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। वो बेसाख्ता बोल उठा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। बिस्मिल्लाह स्टोर का मालिक उस्मान अहमद इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। मैं उस्मान साहब को अपनी कोशिशों की बिना पर गवाही देने के लिए यहाँ लाया हूँ। मैंने केडी खान की आंखों में झांकते हुए पूछा। आपको मेरी इस जिसारत पर कोई एतराज़ तो नहीं है खान साहब? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे भला क्यों एतराज़ होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उस्मान की इस केस में गवाही की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने उलझन ज़दा सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने ड्रामाई अंदाज में पूछा, बता दूं? हाँ, बता दें, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। दरअसल मुझे आप पर भरोसा नहीं था कि आप बकुआ के रोज़ दोपहर 11:30 बजे बिस्मिल्लाह स्टोर से वो 2 पैकेट डैनहिल की खरीदारी को इतनी आसानी से तस्लीम कर लेंगे। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। इसीलिए मैंने उस्मान साहब को अदालत लाकर आपके फरार की राहें मसदूद कर दी हैं। अब आई बात समझ में खान साहब? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा फ़ौरन अपने गवाह की मदद को लपका। डिफेंस लाइनी और फजूल किस्म की जिरा करके अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कोशिश से रोका जाए। बेग साहब, जज ने मुझसे पूछा, क्या इस नुक्ते का ज़ेर समाअत के से कोई ताल्लुक़ निकलता है? जनाब अली, इतना गहरा ताल्लुक़ निकलता है कि अगर मैंने बता दिया तो इस्तग़ासा के गवाह समेत पूरे इस्तग़ासा को गोया सांप सूंघ जाएगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ऐसा क्या है आपकी पिटारी में? वकील इस्तग़ासा ने हिकारत भरे लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। मेरे फाजिल दोस्त, पिटारी में तो सांप ही हुआ करते हैं, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा और फिर जज की जानिब देखते हुए इजाफा किया। जनाब अली, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अपने मौक़िफ़ को सादा अल्फाज में बयान कर दें, जज ने मुझसे कहा। इंतहाई सादा जनाब अली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बिस्मिल्लाह स्टोर जहाँ से बकुआ के रोज़ खान साहब ने 2 पैकेट डैनहिल सिगरेट खरीदे थे, वो गवाह के बूट बेसन वाले घर और ऑफिस के दरमियान कहीं भी वाक़े नहीं है। तो फिर वो कहाँ वाक़े है? वकील इस्तग़ासा ने चीख से मुशाबा आवाज़ में सवाल किया। जज ने भवें सुकेड़कर मुझे देखा और पूछा, बेग साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योर ऑनर, उस्मान अहमद का बिस्मिल्लाह स्टोर जाए बकुआ से महज 200 गज़ की दूरी पर वाक़े है, मैंने नहायती ठहरे हुए लहजे में कहा। उस्मान अहमद इस वक्त अदालत के बाहर गवाही के लिए मौजूद है। अगर इस्तग़ासा के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और मोतबर गवाह केडी खान ने इस अमर की वजाहत नहीं कर पाएंगे कि वो 11:30 बजे बकुआ से 200 गज़ के फासले पर क्यों मौजूद थे, या ये इस हकीकत से इनकार कर देंगे, तो मजबूरन मुझे उस्मान अहमद को अंदर बुलाना पड़ेगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर केडी खान ने कटहरे की रेलिंग को इज़्तिरारी अंदाज में थामने की कोशिश की, लेकिन हद से ज़्यादा बौखलाहट ने उसके हाथों को ठीक तौर पर रेलिंग तक पहुंचने नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर बल्कि त्योराकर कटहरे के फर्श पर ढेर हो गया। मैंने अपनी जिरा के शिकंजे को केडी खान के गिर्द ऐसी मजबूती से कस दिया था कि वो हिल भी न सका और उसने पुलिस कस्टडी में अपनी ज़ौजाए सानी को मौत की नींद सुलाने का इकरार कर लिया।
جب آئندہ پیشی پر عدالت نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا تو اس نے بڑا ہی لاجواب سا جواب دیا، میں نے امجد علی کو شکست دے کر اس سے اس کی بیوی چھین لی تھی۔ اس شخص کی لگائی ہوئی آگ نے مجھے سہرش کی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ نامراد 17 مارچ کی رات سہرش کو یہ دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو وہ نرگس کے سامنے اس کی اور میری پول کھول دے گا۔ امجد کی دھمکی کے بارے میں جب سہرش نے مجھے بتایا تو ساتھ یہ دھمکی بھی دی، خان صاحب اگر آپ نے 1 ہفتے کے اندر دنیا والوں کے سامنے مجھے اپنی بیوی تسلیم نہ کیا تو میں خود اپنے نکاح نامے کے ساتھ نرگس کے پاس چلی جاؤں گی اور اسے پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح مجھے دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کی تھی۔ تو جناب سہرش نے مجھے مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ میں نے مصلحت کی بنا پر اس سے کہا کہ میں 22 مارچ کی شام کو ایک سادہ سی تقریب منعقد کر کے اس کی خواہش کی تکمیل کر دوں گا، لیکن میں نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اور 20 مارچ کی دوپہر میں نے چوکیدار کی نظر بچا کر لگ بھگ 12 بجے اپنے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ کیڈی خان کے اس اقبالی بیان کے بعد عدالت نے میرے موکل شاہ زیب کو باعزت بری کر دیا۔ بعض اوقات الفاظ میں رد و بدل کیسے سنگین نتائج لاتا ہے۔ سہرش نے اپنے سابق شوہر کے کہے ہوئے دھمکی آمیز الفاظ میں رد و بدل کر کے انہیں اپنے موجودہ شوہر پر آزمانے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں وہ جان سے ہی چلی گئی۔